21 ऑफ अप्रैल, लेट हो हिंदू, मॉर्निंग से कल से कंटिन्यू करेंगे। पहले पेपर पे कोई भी न्यूज़ नहीं है, रिलेटेड टू लॉकडाउन मोदी स्पीच है। इधर भी माइग्रेशन ऑफ लेबर का जो इशू है वो कंटिन्यू हो गया है। बैन ऑन इंडस्ट्रियल यूज़ ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर, इस हाई कोर्ट के ऑर्डर है टू सेंटर को। और दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला है कि 4 और 5 आवर्स की ऑक्सीजन उनके पास बची है। दिल्ली गवर्नमेंट ने क्लेम किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें ऑक्सीजन सप्लाई कंटिन्यू करे। तो सारी न्यूज़ आज ऑक्सीजन शॉर्टेज ऑफ बेड इसी से रिलेटेड है। एक न्यूज़ आती है यूएस जो करेंसी वॉच लिस्ट है उसमें इंडिया को रखा गया, करेंसी मैनिपुलेट करा, ऐसे इंडिया को ऊपर ब्लेम किया गया बाय द यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट। तो हम करेंसी मतलब कि मैनिपुलेटिंग कैसे करते हैं, उसके हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं और उसके एडवांटेज क्या होते हैं, कंट्री क्यों करती है। चाइना बहुत बार क्लेम किया जाता है दे मैनिपुलेटिंग देयर करेंसी, तो उसके गुण क्या होते हैं, उसके मतलब कि लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है और क्यों करते हैं, तो हम पढ़ेंगे करेंसी मैनिपुलेटिंग अपने नोट्स के अंदर से। जीएस पेपर 2 का टॉपिक है। अगर आप पढ़ोगे मेकिंग इफेक्ट ऑफ पॉलिसी एंड पॉलिटिकल कंट्री, तो उसका एक टॉपिक है, उससे रिलेटेड है। हम पढ़ेंगे यूएस पुट इंडिया इनटू करेंसी वॉच लिस्ट, कि करेंसी मैनिपुलेट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू डॉलर, 60 रुपये रखना है, 70 रुपये रखना है, क्यों हम करते हैं। रिसेंटली जो यूएस की ट्रेजरी है उसने इंडिया करेंसी को मैनिपुलेट वॉच लिस्ट में रखा है, अलोंग विद वियतनाम और स्विट्ज़रलैंड की भी, मतलब दोनों साथ को उसने रखा है। 2019 में उसने पहले भी रखा था, फिर 2019 में उसमें रिमूव कर दिया था, फिर अगेन दोबारा से रखा गया। अब करेंसी मैनिपुलेटर क्या होता है, एक तरह का लेबल होता है, गेम होता है बाय द यूएस गवर्नमेंट टू द कंट्री, ठीक है ना। अनफेयर ऑफ करेंसी प्रैक्टिस बाय द डेलिबरेटली डिवैल्यू देयर करेंसी अगेंस्ट द डॉलर। मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। चाइना इज़ ए एक्सपोर्टिंग कंट्री है, बहुत एक्सपोर्ट करती है इधर उधर, और जो अगेंस्ट में जो पैसा लेती है वो डॉलर के अगेंस्ट में पैसा लेती है, ठीक है ना। डॉलर में लेती है या अपनी करेंसी में लेगी, जो उसकी करेंसी है RMB जो भी उसकी करेंसी है उसमें पैसा वापस लेगी। अगर उसने $1000 का सामान भेजा किसी कंट्री पे, उसकी इतनी करेंसी है, जैसे 100 रुपये का डॉलर का उसने कोई सामान दिया, उसकी करेंसी के अकॉर्डिंग वो डॉलर की 50 रुपये, यानी कि 50 जो कि चाइनीज़ करेंसी इक्वल टू $1 है। अगर चाइना से मैनिपुलेट करके इसे 60 रुपये डॉलर कर दे, 10 रुपये उसकी करेंसी, जो उसकी करेंसी दूसरी कंट्री में वापस आ जाएगी उसकी कंट्री में, तो उससे उसकी जो करेंसी है और मजबूत होगी। तो चाइना ऐसे मैनिपुलेट करती है चीज़ों को कि वो क्या करती है डॉलर के मुकाबले, क्योंकि वो एक्सपोर्टिंग कंट्री है, तो वो डॉलर के मुकाबले क्या करना स्टार्ट करती है, अपनी करेंसी को ज़्यादा गिरा देती है नीचे तक, यानी कि $1 80 रुपये 100 रुपये के बराबर कर देगी, मैनिपुलेट करती है। उसके बाद क्या करती है, फिर ज़्यादा जो उसकी करेंसी इधर उधर कंट्री में होती है फॉरेन एक्सचेंज में। अब मेरे पास ईरान से मैंने पेट्रोल खरीदा, मेरे पास ईरान के कुछ पैसे रखे हैं मेरे अकाउंट में, मतलब रिजर्व में, फॉरेन रिजर्व में, तो मैं ईरान रुपीज़ भी दे सकता हूँ, गवर्नमेंट को लेने पड़ेंगे। तो ऐसी चाइना मैनिपुलेट करके सब कंट्री से अपना पैसा वापस ले लेती है। तो उससे क्या होता है, उसका पैसा वापस आया तो मजबूत हो जाती है उसकी इकनॉमी। तो इस तरह से मैनिपुलेटिंग होती है। ऐसे ही ब्लेम इंडिया पे किया जाता है, भले से एक्सपोर्टिंग है नहीं है, पर इंडिया पे ऐसा ब्लेम किया जाता है। ये होता है आपका क्या होता है, करेंसी मैनिपुलेटर। इसमें लिखा है प्रैक्टिस वुड मीन द currency in the question artificially lowering the value of the currency to gain the unfair advantage over other. This is because the devaluation would reduce the cost of export from the country. जो मैंने आपको सारा बता दिया हिंदी में, वही सारा इसमें लिखा गया, ठीक है ना। तो करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट होती है जो यूएस ट्रेजरी की है, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी, वो चेक करते हैं कौन सी कंट्री ऐसा कर रही है गलत करने के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, तो वो सब चेक करते हैं। कुछ चीज़ें हैं, ये चीज़ें इसमें दिखाई है, आपको लिखना मेंशन नहीं करना। पर इसमें इंडिया स्टेटस क्या है, इंडिया, ताइवान और थाईलैंड एड ए 7 अदर कंट्री को वॉच लिस्ट में डाला गया है। चाइना तो पहले से ही है, जापान, कोरिया, जर्मनी, इटली, सिंगापुर, मलेशिया, तो इनको रिपोर्ट में डाला गया है। तो ठीक है, क्यों डाला गया कि फॉरेन एक्सचेंज का वो ये मैनिपुलेट कर रहे हैं, अपने डॉलर से कम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इनका पैसा दूसरी कंट्री में थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट करते हैं वो वापस आ चुके हैं। तो इसलिए डॉलर है, डॉलर एक तरह सब चीज़ व्यापार डॉलर में होता है, तो डॉलर का व्यापार में होता है, तो इसलिए वॉच लिस्ट देखना पड़ता है कौन मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा। तो इससे क्या होगा कि जो इंडिया की नेट परचेज पावर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है वो एक्सक्लेट होगी, बढ़ेगी, ठीक है ना। सेकंड हाफ 2019 में, तो फॉलोइंग सील ड्यूरिंग द इनिशियल ऑनसेट ऑफ पेंडेमिक, इंडिया सस्टेन नेट परचेज, मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ 2020 में, क्योंकि हमारा नेट परचेज सप्लाई दवाई वाई की हमने की तो तुम्हारा थोड़ा बड़ा था, लीड टू रुपी एप्रिसिएशन एज मतलब कि RBI के अकॉर्डिंग दे स्टेप बैक फ्रॉम द डॉलर परचेज। एक्सेप्ट ही था कि बढ़ेगा, पर वो भी गिरा, तो उससे कहा क्या गया कि चाहे इंडिया क्या कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है। तो आप खुद जाके सोचना इसके एडवांटेज क्या है मैनिपुलेटिंग के, और इसके डिसएडवांटेज क्या है। क्योंकि देखो मैंने एग्जाम्पल में ही आपको बता दिया, एक्सपोर्ट के लिए या इम्पोर्ट के लिए वो चीज़ का यूज़ होता है, अपनी पैसे को बढ़ावा देना या कम करना,
वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में यूज़ होता है, ये आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, उसके भी करंट पोर्शन में ट्रेड, ठीक है ना। तो आप पढ़ लेना जाके बीओपी क्या होता है। फिर क्या होता है, व्हाट इज मीन कि देयर विल बी प्रेशर टू आरबीआई कट द इंटरवेंशन अलाउड द रुपीज टू अप्रिसिएशन फॉर इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग रुपीज would partially offset the impact of rising oil prices on import. In terms of restriction, the tag does not involve any kinds of trade restriction. ये सारी चीज़ें मैंने आपको मैनिपुलेटिंग बता दिया है क्यों कंट्रियाँ करती हैं। स्पेशली अगर आपको एग्जाम्पल सेट करना है तो एग्जाम्पल करना है चाइना का, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ी एक्सपोर्टिंग कंट्री है, उसको फ़ायदा मिलता है, अपनी वैल्यू को कम रख के ज़्यादा पैसा उसकी कंट्री का वापस उसकी कंट्री में आ जाएगा। तो ये चाइना का एग्जाम्पल आपको लिखना है, कहीं भी आपको मैनिपुलेटिंग की बात होगी, करेंसी मैनिपुलेटर की। ये पहला क्वेश्चन है हमारा इससे रिलेटेड। हम आते हैं अपने हिंदू पे वापस। जो पहली न्यूज़ है मैंने आपको बता दिया, यूएस करेंसी वॉच लिस्ट में रखते हैं, हमने ब्लेम किया, हमने ऐसा नहीं कर रहे हैं। फिर ऑक्सीजन की सप्लाई है, फिर ऑक्सीजन है, इवन पुलिसमैन डाय, उनके पास बेड नहीं मिल पा रहा है, हेड कॉन्स्टेबल डाय से मतलब कि उसको कोई बेड ही नहीं मिल पाया हॉस्पिटल में, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे से तीसरे हॉस्पिटल ही घूमता रहा, वो भी प्लीज़ सिचुएशन बहुत वर्स्ट है, घर में रहिए, सेफ रहिए, सुखी रहिए। नेक्स्ट जो आती है न्यूज़, सब जगह वही है, लैक ऑफ टाइमली केयर हंटिंग द पेशेंट इन यूपी, मतलब टाइमली केयर नहीं मिल पा रही है। ये मतलब कि इतना ये मतलब कि इसकी मोर्टेलिटी रेट इतना हाई नहीं है इस वाली जो सेकेंड वेव का है, पर क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो गया है मेडिकल का, कि टाइमली आपको मेडिसिन नहीं मिल रही है, टाइमली आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो उससे क्या होगा, कारण क्या होगा, डेथ ही होगी ओवरऑल कंडीशन में। अब क्या है, वैक्सीन है, मतलब कि वैक्सीन है, मतलब सॉरी वैक्सीन ही मेडिसिन है। आप खुद बताओ 500 पेशेंट हॉस्पिटल में, उनको 500 रेमडेसिविर की ज़रूरत है, अब आ रही है उनके पास 200 या 250 आ रही हैं, तो सबके लिए इक्वली है ना, डॉक्टर के लिए तो हर पेशेंट, तो 250 अपने पेशेंट के लगाएगा, तो फिर क्यों बाहर सप्लाई करेगा, किसी और को देगा, तो ये प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही है। आगे चलते हैं। जो पहली एडिटोरियल आता है, लो कार्बन फ्यूचर थ्रू सेक्टर लीड चेंज। अभी क्या है, 23 या 24 अप्रैल को क्या होनी है, जो एक लीडर क्लाइमेट समिट होनी है, देखो ऐसे एडिटोरियल में लिखा गया है, तो 4-5 दिन तक, एक हफ्ते पहले से और एक हफ्ते बाद तक अब क्लाइमेट के ऊपर आर्टिकल आएंगे। कल भी आर्टिकल था क्लाइमेट के ऊपर, परसों भी था शायद आर्टिकल क्लाइमेट के ऊपर, लीड द सेक्टर चेंज। तो गौर अभी क्या है इसमें, इंडिया का क्या रोल है, इंडिया ने अभी अपनी नेट जीरो इमिशन, कि इंडिया को कब नेट जीरो अपने इमिशन करने हैं, इसे बोलते हैं नेट न्यूट्रलिटी, मतलब जितना आप प्रोड्यूस कर रहे हो इमिशन को उतना ही कम करोगे, उसे क्या बोलोगे, नेट न्यूट्रलिटी। जैसे आपने 100 इमिशन किया कार्बन का, तो 100 ही आप ऑब्जर्व कर लोगे। ऑब्जर्व कैसे करोगे, आपने प्लांट लगा दिया सोलर का, पेड़ लगा दिए, वो ऑब्जर्व कर लेंगे, तो इस सब चीज़ों से आप जितना करोगे, नेट न्यूट्रलिटी बोलते हैं। और फिर नेट जीरो भी उसे ही बोलते हैं, कि सब कंट्री ने तय किया हुआ है, जैसे पेरिस समिट हुई थी उसमें आईपीसीसी थी, टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है, तो सब कंट्री ने कहा था कि हम 2050 तक नेट जीरो कर देंगे इमिशन, कार्बन के इमिशन। सब कंट्री का टारगेट है, कुछ 2030 तक कर रहे हैं, कुछ उसके बाद तक कर लेंगे, पर इंडिया ने अभी तक कोई ऐसा टारगेट सेट नहीं किया। तो यही किया, कॉल ऑल द कंट्रीज टू अनाउंस 250 एज ए नेट जीरो टारगेट ईयर। इंडिया क्या बोल रहा है, हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हम डेवलपिंग कंट्री, हमें तो डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। अब अमेरिका हो गया, यूके हो गया, फिर मतलब कि यूरोपियन कंट्री हुई, ऑलरेडी डेवलप होकर बैठी हुई हैं, इन्होंने जितना कार्बन इमिशन कर लिया था फ्यूचर में, पास्ट में कर चुकी हैं, अब इन्हें डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है। पर इंडिया कोई डेवलपिंग कंट्री है, अगर हम कोई कार्बन पे अभी सेट कर देंगे कि हम जनरेटर नहीं चलाएंगे डेवलपमेंट के लिए, या मोटर नहीं चलाएंगे डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, तो हमारी वो डेवलपमेंट में हार्म पहुँचेगा। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये एडिटोरियल सारा क्या बताना चाह रहा है, कि अब ऐसा काम करो आपके डेवलपमेंट पे भी हार्म ना पहुँचे, और आप कार्बन न्यूट्रलिटी को, नेट जीरो इमिशन जो 2050 तक कम करना है अकॉर्डिंग टू IPCC, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन द क्लाइमेटिकल चेंज, उसको भी फुलफिल कर लोगे। थ्रू ए लार्ज कंट्री इकोनॉमी वी आर स्टिल ए वेरी पुअर, जैसे मैंने आपको कंपेयर बताया, ये सब कर चुके हैं, इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आवर पर कैपिटा कार्बन इमिशन आज लेस देन द हाफ ऑफ द वर्ल्ड एवरेज। जो वर्ल्ड का एवरेज है, जैसे एक एवरेज है, हमारा क्या है 10.5, उससे भी कम हमारा एवरेज है। तो हमारा इतना हम देख तो वैसे ही कम कर रहे हैं, और हमें डेवलपमेंट भी करना है, तो हमें तो बढ़ाना पड़ेगा अपना कार्बन इमिशन को, और हम उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें और भी चीज़ साथ में कमिटमेंट करने हैं। तो व्हाट इंडिया मस्ट डू, इंडिया को क्या करना चाहिए, एक तो अनाउंस कर देना चाहिए 250 एज ए नेट जीरो कमिटमेंट जो है हमारा, उसको मतलब बोल देना चाहिए कि हम 250 तक अपना और कम कर लेंगे, ऐसा बता देना चाहिए। एंड कुछ मतलब कि सीरियस एक आपका चीज़ें हैं, इन चीज़ों को ध्यान से लेना चाहिए। इंडिया अब इसमें क्या क्या इस चीज़ कर रहा है, एक तो नेट टर्म सेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन आपको करने हैं, अडोप्शन टेक्नोलॉजी का अडोप्टेशन करना है आपको, तो इंडिया को करना है, तो इंडिया को क्या क्या चीज़ इसमें चेंजेस करने होंगे। सेक्टर लो कार्बन डेवलपमेंट में सेक्टर वाइज है ना, मतलब जैसे आपका इलेक्ट्रिकल सेक्टर हुआ और भी सेक्टर हुआ, तो सेक्टर वाइज आपको डेवलपमेंट करना होगा।
कंपटीशन क्रिएट करना होगा, जॉब क्रिएशन करना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जस्टिस, लो पोल्यूशन द की एरिया। इंडिया ऑलरेडी चेंज रैपिडली। देखो इंडिया ऑलरेडी रैपिडली चेंज कर रहा है, जैसे आपका इंटरनेशनल सोलर लाइंस पे काम कर रहा है, और भी चीज़ें, आपका पीएम कुसुम स्कीम है सोलर पंप के लिए, उसके बाद और भी स्कीम है, आप सोलर पे सब्सिडी दी जा रही है। फिर आपको पीएमआई मतलब कि आपको गवर्नमेंट की स्कीम है, मतलब कि प्योरिटी सेक्टर लैंडिंग में भी रखा गया है उसे। और उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, मतलब आपको इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे अगर गवर्नमेंट की साइड से, अगर आप कोई सोलर सेल प्लांट लगाते हैं उसके लिए। तो बहुत सारी स्कीम ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑलरेडी अच्छा काम कर रही है, उसके बाद भी और उसे सेक्टर वाइज ग्रोथ करनी होगी। तो एक एग्जाम्पल उठाते हैं डी कार्बोनाइज पावर सेक्टर, क्योंकि हमारी ये 40% हमारा जो ये इमिशन है ना, वो सिर्फ कहाँ से होता है, वो होता है हमारा पावर सेक्टर से। पावर में क्यों होता है, क्योंकि कोल 70% और 90% जो हमारी एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो सब कहाँ से आती है, वो आती है आपका कोल सेक्टर से, मतलब कि थर्मल सेक्टर से। वो किस चीज़ से बनाते हैं, हम बनाते हैं वो अपना कोल से। तो ये कुछ चीज़ें इसमें बता रहे हैं आपको कैसे कैसे करना है। एक तो ये पहली चीज़ जो बताते हैं, जो हमारा आने वाला टाइम है, इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल सेक्टर में बहुत डेवलपमेंट करते हैं। 24/7 आपको आपको बिजली देने की बात है। फिर इलेक्ट्रिकल फेम स्कीम जो है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल आ रहे हैं। फिर आपका इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे लाइन्स हम की कर रहे हैं। तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की ऑलरेडी बहुत ज़रूरत है, तो उसके लिए कुछ अल्टरनेटिव इन्होंने बताया। जैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, तो और इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। ये बता रहे हैं 2050 तक इंडिया की 50 to 60% पॉपुलेशन शहर में रहेगी, तो उसके लिए हमें और इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ता जा रहा है। ट्रांसपोर्ट में आपकी मेट्रो बिजली से चल रही है, रेलवे बिजली से चल रहा है, उसके बाद हम गाड़ी के बिजली से चलने वाली आ गई हैं, स्कूटी इलेक्ट्रिकल आ गई हैं। तो हमारी इलेक्ट्रिकल की डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, वहाँ से हम पॉल्यूशन कम कर रहे हैं, पर डिमांड तो बढ़ रही है ना। और 80% हमारी बिजली कहाँ से आ रही है, वो हमारी बिजली आ रही है कोल से बन के। तो ऑटोमेटिक इनडायरेक्टली हम वहाँ से इमिशन कर रहे हैं। तो यही चीज़ है कि आपको रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी पे ध्यान देना है। ये जो लाइन आई है, देखो ये ध्यान रखना, हमारा टारगेट था 2020 तक, मतलब हमें 20 गीगावाट को करना है सोलर प्लांट। फिर हमने मतलब और सेट किया जो एसडीजी गोल है, 175 गीगावाट कर दे रिन्यूएबल एनर्जी को करना है हमें। 100 इसमें 100 आपका क्या है, 100 सोलर है, और 50 आपका विंड है, 25 मतलब 20 आपका फिर उससे है क्या नाम हाइड्रो से है, और फिर 5 आपका गैस बायोगैस का है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टारगेट सेट हुए, 2022 तक कर रहा है। अब हमने बढ़ा के 450 गीगावाट बोल दिया है 2030 तक, यानी कि हर साल हम कितना बढ़ाएंगे, 25 बढ़ाएंगे, हर साल 25 गीगावाट बढ़ाएंगे, या कि 2030 तक हम कितना कर लें, 450 गीगावाट कर लें। तो ठीक है, ये सारे टारगेट फिक्स हो गए हैं। ये कोई इजी टास्क नहीं है, एक बहुत बड़ी टास्क है, क्योंकि हमारी 75% जो इलेक्ट्रिसिटी जब टुडे हमें मिलती है, वो हमारे मतलब कि इकोनॉमी द की रीजन में रहती है। और टाइट सेक्टर सच एज बैंकिंग एंड द रेलवे, इनसे टाइट है, जो मतलब 75 और इलेक्ट्रिसिटी जो हमें आज मिल रही है ना, वो सपोर्ट करती है हमारी इकोनॉमी को, स्पेशली जो बैंकिंग और रेलवे सिस्टम। देखो बैंक को भी चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इंडिया विल नॉट ग्रो इट्स कोल फील्ड मतलब पावर कैपेसिटी बियॉन्ड द ऑलरेडी अनाउंस। जैसे कोल फील्ड की पावर कैपेसिटी को इंडिया बढ़ाता जा रहा है, जो उसने सेट की थी कि इतने ज़्यादा से बिजली नहीं बनाऊंगा कोल से, उसको बढ़ाता जा रहा है। तो इंडिया को एक गोल सेट करना चाहिए कि पीक ऑफ द कोल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी बाय द 230, और फिर उसको कोल इलेक्ट्रिसिटी को कम करना चाहिए, क्योंकि फ़ायदा मिलता है, पॉल्यूशन नहीं होगा, क्लाइमेट मिटिगेशन होगा। तो हमें कोल कोल से मतलब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी पे स्विच करना होगा, ताकि हमें फ़ायदा मिल जाए फ्यूचर में, और हमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी हो जाए, इधर हम अलग अलग स्कीम चला के बढ़ावा चीज़ों को देते रहे। तो ये कुछ स्टेप बताते हैं। पहले तो मैंने बता दिया जो आपका कोल का टारगेट है, कोल के टारगेट इतनी इलेक्ट्रिसिटी कोल से बनाएंगे, उसको सेट करना। दूसरी चीज़ बोलते हैं मल्टी स्टेक होल्डर जस्ट ट्रांजिशन कमीशन represent all the level of the government affect the community and the decent a livelihood opportunity beyond the coal in Indian coal belt। मतलब जो वहाँ की पब्लिक है, पुअर सेक्शन है, आपने उसको हार्म किया है, उसको भी थोड़ा बचाओ। ठीक है ना, जो मतलब ट्रांजिट कॉस्ट है ब्रिंग करने की लोअर कार्बन फ्यूचर की, ठीक है, नॉट फॉल ऑन द बैक ऑफ इंडियन पुअर। ये सारी बात इसमें यही बोल रहे हैं। फिर लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर नॉट बी राइज विदाउट, कैसे नहीं, बिना किस चीज़ के नहीं हो सकता, एड्रेसिंग एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना सेक्टर में, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैनेजमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो कंपनीज है मतलब डिस्कॉम्स है, वो इलेक्ट्रिसिटी लॉस होता है। क्योंकि देखो मैं आपको नियर अबाउट बताऊँ, 1 या 2 यूनिट बनाने के लिए 40 kg कोल लगता है, और उसमें से अगर
जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें मिसमैनेजमेंट है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिसिटी का लॉस जो हो रहा है। देखो ये यहाँ से बिजली बनी और यहाँ से ए पॉइंट से बिजली बी पॉइंट पे दी गई और उस बी पॉइंट तक भेजने तक उसे कम से कम आपने 1000 यूनिट वेस्ट कर दी। तो आप लगाओ 1000 को, मतलब आपने नियर अबाउट 40 केजी से मल्टीप्लाई करोगे, नियर अबाउट में कई कुंटल के आसपास आपने क्या कर दिया, कोयले का लॉस कर दिया। ये सारी चीज़ें। और फाइनली क्या बोल रहा है, इंडिया विल नीड टू वर्क हार्ड टू बिकम द लीडर इन द टेक्नोलॉजी ऑफ द फ्यूचर। अब टेक्नोलॉजी फॉर द फ्यूचर आपको R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम बढ़ाने होंगे, स्कूल को पैसा देना होगा, रिसर्चर जो नए नए आए किस चीज़ में, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज में, स्मार्ट ग्रिड डेवलप करने होंगे, टेक्नोलॉजी इनेबल इलेक्ट्रिसिटी बनानी होगी, ठीक है ना, सेक्टर सच एज ट्रांसपोर्टेशन, इन सब चीज़ को बढ़ाना होगा। केयरफुली पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर, आपको प्राइवेट सेक्टर के साथ लिंक करना होगा। किस किस कंट्री स्टेट में देखेंगे वहाँ सब गवर्नमेंट देखता है, तो उससे क्या होता है कि गवर्नमेंट से क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी लॉस है, अगर स्ट्रीट लाइट जल रही है तो 10 दिन तक जल रही है, फिर अपने आप फ्यूज हो जाएगी। अगर वो प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट देखे प्रॉफिट कैसे आएगा, तो वो चीज़ों को मतलब इनहेंस करने की, इफिशियंसी बढ़ाने की बात करता है जहाँ भी प्राइवेट सेक्टर आएगा। यही बोलते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को साथ में लाना चाहिए। जॉब क्रिएशन होगी, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस आनी चाहिए, कॉम्पिटिशन क्रिएट होना चाहिए कि अच्छी हमें मिले। और फिर क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव द एनर्जी इफिशियंसी, आपको इनहेंसिंग द इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल यूज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, ठीक है ना, डी कार्बन है, जो आपको डी कार्बन करना है इलेक्ट्रिसिटी को, इफिशियंसी बढ़ानी है। इफिशियंसी किसकी बढ़ानी है, आपके घर में बाबा आदम के ज़माने का बल्ब लग रहा है 500 वाट का, आप उसकी जगह 3-3 वाट की क्या लगा सकते हो, एलईडी लगा सकते हो, जो उससे बेहतर रोशनी देती है। ये क्या है, आप क्या कर रहे हो, आप इनहेंसिंग कर रहे हो उसकी इफिशियंसी। रोशनी उतनी मिल रही है पर क्या 2 वाट में काम हो रहा है जहाँ पे 100 वाट और 500 वाट के बल्ब में होता था। तो इससे क्या कर रहे हो, इन चीज़ों को हमें यूज़ करना चाहिए। जैसे स्पेशली क्या बोल रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं एयर कंडीशनर जो है, फैंस जो है, रेफ्रिजरेटर जो है, उन पे हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि 60% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी की इन हाउस होल्ड इन्हीं में यूज़ होती है। एयर कंडीशन, फैन और रेफ्रिजरेटर। गांव में तो इतने नहीं होते, पर शहर में जो होता है, एसी चलाया, ठंडा पानी पिया, पंखा चलाया, इनमें ही 60% बिजली जाती है, इतना लाइट वाइट में इतना नहीं जाती। तभी आपने देखा होगा जैसे ही विंड समर आते हैं, डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज हो जाती है, न्यूज़ आने लगती है कि डिमांड राइज हो रही है, बिजली नहीं आ रही है। कहते हैं गर्मी में पंखे, मतलब गर्मी लग रही है, ऊपर से बिजली भाग गई। और सर्दी में आपको पता ही नहीं लगता, क्योंकि वो बल्ब जलाते ख़त्म होता है, ये वो सब। फिर ये बोलते हैं कि उनकी इफ़िशियंसी, मैंने बताया ना, पुराने आप एसी लगे हुए हैं, उन्हें चेंज करिए। वो जो आपके एनर्जी इफ़िशियंसी वाले EEEE वाले एसी में स्टार मार्क आते हैं, वो वाले एसी लगवाइए। और अब तो और भी किफ़ायती एसी आ रहे हैं, बहुत मिनिमम बिजली लेते हैं। तो ऐसे चीज़ों को चेंज करिए, इससे भी इफ़िशियंसी बढ़ सकती है। क्यों, इससे क्या होगा, कम बिजली लगेगी, कम कोयला लगेगा, तो क्या होगा, डिकार्बोनाइज होगा। यही सब चीज़ों की इन्होंने बात की है। सारे अभी अभी जो मीटिंग है उसमें कंटिन्यूसली कई दिन तक आर्टिकल आएगा। इट्स एम्पावर इंडिया टू इंस्टीट्यूट डेवलप कंट्री, मतलब जो कंट्री में जो टारगेट फिक्स करना है नेट जीरो का, इंडिया को प्रॉब्लम नहीं होगी और इंडिया को इन्हेंस करेगा। इंडिया जल्दी से अपना टारगेट फिक्स कर पाए, कब तक उसे नेट जीरो करना है इमिशन का। इस वाले आर्टिकल में सीधी जो बात की है पब्लिक, मतलब कि इसमें इलेक्ट्रिकल सेक्टर की बात की गई है। मैनेजिंग द अपहिल, मतलब इसमें चीज़ें क्या है कि नेसेसरी गोल अभी क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वैक्सीनेशन। यूनिवर्सलाइजेशन जो सबको प्राप्त होनी चाहिए वैक्सीन, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी कंट्री का पैसा नहीं है, ऐसा नहीं तो आप उसे वैक्सीन नहीं दोगे, आपको पूरे वर्ल्ड में वैक्सीन प्रोवाइड करनी है और अच्छे से करना है। आपको यूनिवर्सलाइजेशन, बहुत सी कंट्री क्या कर रही है, जैसे आपकी यूरोप हो गई, ये सब कंट्री क्या कर रही है, इन्होंने नेशनलाइज बना दिया वैक्सीन को, पहले हमारे आदमी को लगेगी, फिर दूसरी कंट्री हम सप्लाई करेंगे। तो ठीक है, इसमें सारे आर्टिकल में यही बात की गई है। क्योंकि अभी क्या 1 मई से क्या होने वाला है कि अबव द 18, जो 18 साल से बड़े हैं, सब स्टेट में सबको वैक्सीन लगने के बाद प्रोवाइड, मतलब सब वैक्सीन लगवा सकते हैं। उसके लिए एक पोर्टल है, कोविन पोर्टल है, कोविन करके एक पोर्टल है, वहाँ पे आपको जाके रजिस्टर्ड करना होगा और एक स्लॉट लेना होगा, कितने बजे आपको किस हॉस्पिटल में जाके वैक्सीन लगवानी है। तो आप पर्टिकुलर टाइम पे जाना, आपका इससे क्या होता है, चीज़ों को वेस्टेज और टाइम बच जाता है। क्योंकि अगर पर्टिकुलर आपको स्लॉट दिया गया तो इससे वेस्टेज ऑफ टाइम, वहाँ जो लाइन में लगोगे, खड़े होगे, फिर वो रजिस्ट्रेशन करेंगे वहाँ पे आपका, तो आप जल्दी से जाओ लगवा के आ जाओ। तो वो कोविन एक पोर्टल बनाया गया है और ये मतलब वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं है, पूरी चीज़ को चेक करने के लिए किस हॉस्पिटल में कितनी वैक्सीन है ये। और ये किसका, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का है, और जो बना है NIC के साथ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, मतलब जो IT मिनिस्ट्री, आपकी ब्रॉडकास्टिंग और IT मिनिस्ट्री है, उसका एक NIC करके एक डिपार्टमेंट है, उनके साथ मिलके चला रहे हैं। क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चाहिए इस IT डिपार्टमेंट, तो वो कहाँ से टेक्निकल सपोर्ट कहाँ से मिल रही है, वो NIC से मिल रही है। ये सारा है, आप वैक्सीन लगवा सकते हो, तो आपको वैक्सीन की बहुत ज़रूरत है।
उसके साथ साथ एक आर्टिकल क्या आ रहा है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वैक्सीन नेसेसरी रूल, कि हमें सब अपने भी यहाँ रखनी है और बाहर भी कंट्री को थोड़ी बहुत देते रहना है। अब तक इंडिया सेकेंड वेव है, हमारे पास पहले क्राइसिस क्या आ रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन का, मेडिकल ऑक्सीजन का, जो आपको पता ही है, सबको पता है। रेमडेसिविर का नाम सबको याद हो गया, वैक्सीन शॉर्टेज की कहानी आपको फेस करने को मिल रही है। तो आपको क्या रखना है, वर्ल्ड का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर जैसे इंडिया ने वैक्सीन दूसरी कंट्री को सप्लाई की ना, इसे बोलते हैं सॉफ्ट डिप्लोमेसी। क्या बोलते हैं, सॉफ्ट डिप्लोमेसी। अभी मैं आपको न्यूज़ बताऊंगा कैसे सॉफ्ट डिप्लोमेसी होती है। दूसरे, फाइट द पेंडेमिक नॉट एन ऑप्शन। सारी बात इसमें वही की गई है कि हमारे पास पहली वेव में हमारे पास पीपीटी किट नहीं थी, N95 मास्क नहीं थे, सैनिटाइज़र नहीं था पहली वेव में। और इस वाली वेव में क्या कि ऑक्सीजन नहीं है, कि हमें क्या था, हमारे पास गैप मिला था बीच में, हमें ये सारी बात बोले, गैप मिला था फर्स्ट और सेकंड वेव के बीच में। पर हमने इंस्टेड हमने डेवलप नहीं किया अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। हमने सोचा सेकंड वेव हमारे ऊपर आएगी नहीं, ठीक है ना, और हमें वैक्सीनेशन आ गया इसलिए ठीक हो जाएंगे। पर हमें ध्यान में रखना चाहिए था कि सेकंड वेव भी आई तो हमें कैसे चीज़ों पर ध्यान देना। अब रेड फ्लैग टू स्टोरेज रॉ मटेरियल। अभी क्या हुआ है, सीधी बात क्या हो गई है, अभी जैसे जो सीरम इंस्टीट्यूट है जो आपका कोविशील्ड डेवलप कर रहा है, और दवाई बनाने के एक रॉ मटेरियल चाहिए होता है, जैसे एपीआई हो गया, जो भी रॉ मटेरियल हो हम एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया प्रोडक्शन में तो थर्ड नंबर पे है, वैक्सीन प्रोडक्शन में युद्ध स्तर पर वैक्सीन बना देगा। पर जो इंडिया का जो रॉ मटेरियल लगता है बनाने के लिए, वो 80% तो इंडिया चाइना से इंपोर्ट करता है, उसके बाद यूएस से भी इंपोर्ट करता है, तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से। जैसे आपको शुगर मिल है, शुगर मिल तो हमारे पास हज़ारों है, ठीक है ना। गन्ना हमारे पास है नहीं, गन्ना का हम चाइना से मंगा रहे हैं रॉ मटेरियल जो है, और यूएस से मंगा रहे हैं, अदर कंट्री से मंगा रहे हैं। तो वही सारी चीज़ ये बोल रहे हैं कि इंडिया जो प्रोडक्शन में है, शुगर मिल तो बहुत अच्छा है, अगर हम इन्हें रॉ मटेरियल दे दें तो ये एकदम बहुत वैक्सीन बना देंगे। पर हमारे पास क्या नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है। तो यही सारी बात बोली गई है। सीरम इंस्टीट्यूट ने बोला है कि जो रेड फ्लैग शॉर्टेज हो गया रॉ मटेरियल का हमारे पास, प्लीज़ गवर्नमेंट, आप जो अपनी गवर्नमेंट है आपकी, यूएस डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट जो है 1950 जो रोक लगाता है दूसरी कंट्री में मतलब रॉ मटेरियल भेजने पे, प्लीज़ उस पर बात कीजिए। और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर उन्होंने बात की, फिर यूएस ने क्या बोला कि हमने ऐसी कोई रोक नहीं लगाई है, यूएस ने मना कर दिया, हमने ऐसी कोई रोक नहीं लगाई है। नो आपका हेजिटेशन सीक टू रिटर्न ऑफ द फेवर, ये सारी बात की गई। फिर मैं आपको बता दूं 596 करोड़ डोसेस वैक्सीन हैज़ एक्सपोर्ट टू 74 कंट्री, यानी कि इतनी करोड़ वैक्सीन, मतलब लगभग 6 करोड़ वैक्सीन 74 कंट्री को इंडिया दे चुका है। वो कौन सा प्रोग्राम है, कोवैक्स मिशन है, कोवैक्स फैसिलिटी है, उसे कौन चला रहा है, उसे गावी चला रहा है। और गावी में बहुत सारे इंस्टीट्यूट आते हैं, इसमें मिलके आपका WHO आता है, आपका आपका उसके बाद UN भी आता है, उसका यूनिसेफ आता है, तो बहुत सारे इसमें ऑर्गेनाइजेशन आते हैं प्राइवेट, सारे इसमें मेंबर आते हैं। गावी गावी क्या, ये कोविड के लिए स्टार्ट नहीं हुआ है, ये पहले भी जैसे होता था, और भी मतलब आपको वायरसेस आते थे। जो गरीब कंट्री होती है अफ्रीका की या साउथ ईस्ट एशिया की या साउथ एशिया की, उनको क्या करते हैं, जो वैक्सीन नहीं खरीद पाते, रिसर्च नहीं खरीद पाते, तो ऐसा एक गावी एक बॉडी है, तो उनको क्या करता है, वैक्सीन सप्लाई करता है। तो उसमें जो वैक्सीन डेवलपिंग कंट्री है वो उसमें मिशन में फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन देते हैं। तो कोवैक्स फैसिलिटी है जो स्टार्ट की गई है। 11 लाख ऑफ रेमडेसिविर इंजेक्शन आर एक्सपोर्टेड विदाउट द कंसिडरेशन। हमने रेमडेसिविर के 11 लाख इंजेक्शन सप्लाई किए हैं डिफरेंट कंट्रीज को, ये भी याद रखना। फिर दूसरी न्यूज़ आती है लॉन्ग बैटल अगेंस्ट द माओइस्ट। अभी आपने देखा 22 देश जवान शहीद हुए थे। माओइस्ट कौन है, वो नक्सलबारी, नक्सलिज्म जो है वो माओइस्ट है। उसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे, उस पर आंसर राइटिंग देखेंगे, नक्सलिज्म है क्या और कैसे डेवलप होता है। दूसरी न्यूज़ जो आती है सेम ओल्ड रूटीन लर्निंग। इसमें क्या बात हुई है, एजुकेशन की। इन्होंने बोला आपके पास अच्छा खासा टाइम था, आपको पता था कुछ भी हो सकता है, कोरोना में दूसरी कंट्री सेकंड थर्ड फोर्थ वेव देख रही हैं, पर आप हमारे जो कंट्री सिस्टम है वो रिलैक्स हो गया एकदम से, कि रिलैक्स हो गया, उसने चेक नहीं किया कि सेकंड वेव आई तो हमें कैसे हैंडल करना है। आपने ही देखा होगा, तो ये बोला कि री एग्जामाइन द एजुकेशन सिस्टम बट नथिंग हैज़ चेंज। आपने बहुत चेंजिंग करने की कोशिश की पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ। और हमने सभी पे वन ऑर्डर फिट ऑल, मतलब देखो ये कॉलेज है आपका अंबानी का, ये कॉलेज है आपका सर्व शिक्षा अभियान का, मिड डे मील का स्कूल एक छोटे से गांव में आता है। तो आपने दोनों पे एक ही पॉलिसी में रख दिया, फिट फॉर ऑल पॉलिसी और वन ऑर्डर फिट ऑल। एक ऑर्डर की ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, अंबानी वाले तो दे देगा क्लासेस ऑनलाइन, दे देगा, टीचर भी चलाना आता है, बच्चों के पास भी उसके स्कूल के बाद टैब और इंटरनेट कनेक्शन होगा। कि इंडिया में 14% रूरल एरिया में कनेक्शन है, 27% इंडिया के अर्बन एरिया में कनेक्शन है इंटरनेट के, ठीक है ना, ये भी आप डाटा एक याद रखना।
तो वो तो चला लेंगे अंबानी वाले सारे स्कूल के, पर जो जो सर्व शिक्षा अभियान में बच्चा पढ़ रहा है, लो ग्रेड स्कूल में बच्चा जा रहा है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इंटरनेट चीज़ों का नहीं है, तो वो कैसे वर्क करेंगे? तो जो अपने वन ऑर्डर फिट ऑल वाली अप्रोचिंग रखी है वो गलत है। इवन ये स्कूल के लिए नहीं, इंस्टीट्यूट के लिए भी फॉलो करते हैं। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जिनके पास अफोर्डेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो कर लेंगे। अब छोटे छोटे कॉलेज होते हैं, आपके टाउन्स में कॉलेज होते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, वो कैसे अफोर्डेबल करेंगे? तो सारी बात इन्होंने इसी घुमा फिरा के इसी की है कि लास्ट 2 साल से काम चल रहा है, उस पर भी आपने फिर भी काम नहीं किया। ठीक है ना, एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, जो आपके पास अपॉर्चुनिटी डेवलप आपको करनी थी, कैपेबिलिटी इंक्रीज करनी थी, उसमें तो आपको प्रोजेक्ट कौन सा है, विस्ता, प्रोजेक्ट विस्ता पे काम हो रहा था, सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट जो है उस पर काम हो रहा था, 1,000 करोड़ उसके लिए दिए जा रहे थे। पता नहीं क्यों ज़रूरत है संसद डेवलप करने की ऐसे टाइम में, कि इतना टाइम चल रहा है संसद हमारी डेवलप की जा रही है, पैसा उसके लिए दिया गया। और भी बहुत सारी चीज़ें कमेंट नहीं करना चाहूँगा, पर आपने सारी बातें लॉस्ट जो अपॉर्चुनिटी आपने कर दी। इस पर सब आपको क्या करना है, 1-2 पॉइंट यहाँ से उठा लेना जो मैं आपको बता दूँगा। वे फॉरवर्ड में आप अच्छी अच्छी चीज़ें लिखोगे, स्ट्रेसफुल ब्यूरोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्च लाना पड़ेगा, उनको बीच में लाना पड़ेगा, वो चेक करेंगे सबको इक्वल एक्सेस मिल रहा है, इवैल्यूएशन करना पड़ेगा स्टूडेंट का, डाटा की रिक्वायरमेंट होगी आपको सब चीज़ देखने के लिए किस शहर में कितना डाटा है। तो आपको क्या करना है, कोविड से एजुकेशन के डिसएडवांटेज या फिर ऑनलाइन एजुकेशन से उसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज, 5 इसके पॉइंट और 5 इसके पॉइंट आपको कलेक्ट करना है। कुछ आप अपने आप सोच सकते हो, बहुत आराम से सोच सकते हो। आप क्या करना, अपने घर में खड़ो ना, सोचना कि मुझे आज से ऑनलाइन क्लास पढ़नी है, तो उसके एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है, 5-5-10 पॉइंट, और फिर वे फॉरवर्ड और इंट्रोडक्शन हम अच्छे से तैयार कर लेंगे तो पूरा हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा जो एडिटोरियल आता है वो वैक्सीन हेजिटेंसी। हेजिटेंसी मतलब क्या है कि आधे बोल रहे हैं कि नहीं लगवाना, उससे नामर्द हो जाएगा वैक्सीन लगवाने से, वैक्सीन से ब्लड क्लॉटिंग हो रही है। पहले भी ऐसी चीज़ें हो चुकी, ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, लोग मर रहे हैं कि मैं बच्चा नहीं कर पाऊंगा, फर्टिलिटी मेरी ज़ीरो हो जाएगी, मेरे अंदर ये कमी आ जाएगी, वो कमी आ जाएगी। तो ये हेजिटेंसी पहली बार नहीं है, पहले भी जो जैसे पोलियो की, HIV की इनकी वैक्सीन आई थी तो बताया गया था कि मुझे तो नहीं, मतलब मेरे घर वाले बताते थे इसको पीने से बेकार हो जाते हैं, उल्टा पोलियो हो रहा है लोगों के अंदर इसे पीने से, इसमें कीड़े आ रहे हैं, ये वो आ रहा है। हेजिटेंसी होती है क्योंकि हमारी कंट्री में सब लोग इक्वल तो नहीं है, जो सोचने की क्षमता है, अलग अलग लोगों की अलग अलग बात है। और रिलीजन बहुत बड़ा इशू है, जो चीज़ों को लोग मानते हैं फिर वो बताते हैं कि ये इनके लिए ऐसा बनाया गया, उनके लिए ऐसा बनाया गया। तो वन साइज फिट ऑल अप्रोच, यही अप्रोच देखो इसमें रखी गई एजुकेशन के लिए, और वही अप्रोच इसमें लगी। देयर इज़ अ वन साइज फिट ऑल अप्रोच है, बट द पास्ट टॉट अस सम लेसन, कुछ लेसन हमें अपने पास से भी सीखने चाहिए। अब आपको पता ही है वैक्सीनेशन 1 मई से 18 साल से जो बड़े हैं कोई भी लगवा सकता है लास्ट तक। अभी 45 साल चल रही है, उसके 18 करने जा रहे हैं 1 मई से। विच वैक्सीन इज़ बेटर, लोगों के पास ये कॉल कर रहे हैं, मतलब कि जो ऑथर है वो बोलता है कि मेरे पास कॉलें आ रही हैं, मेरे जानने वालों के पास कॉलें आ रही हैं, और भी चीज़ें आती हैं, कौन सी वैक्सीन अच्छी है, कोविशील्ड अच्छी है, कोवैक्सीन अच्छी है, आपकी स्पुतनिक अच्छी है, आपकी जॉनसन जॉनसन की अच्छी है। लोग पूछ रहे हैं कौन सी वैक्सीन लगवाना चाहिए। फिर रिसाउंडिंग यस, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ टूल है, ठीक है ना, तो मतलब इम्पैक्ट मतलब डिसीज़ के ऊपर आता है, लोग पूछेंगे। तो सीवियरिटी ऑफ प्रॉब्लम है, सेकंड कैटेगरी दे हैव डिसीज मॉडिफाई वैक्सीन्स है, मतलब ये सारी चीज़ों की प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं। तो ऐसे ये क्या बोल रहा है ऑथर, क्या बोल रहा है, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं रिसीविंग द कोविड-19 वैक्सीन। देखो मैं आपको एक चीज़ छोटी सी बताना चाहता हूँ, अगर इस मोहल्ले में 10 लोग रहते हैं, इस गली के अंदर इस कॉलोनी में 10 लोग रहते हैं, 8 ने वैक्सीन लगवा ली, 2 ने वैक्सीन नहीं लगवाई, कोई भी वजह हो सकती है, वो घर से बाहर नहीं निकला, उसने वैक्सीन नहीं लगवाई, और वो कोविड पॉजिटिव हो जाता है अंदर कैसे भी, तो वो 8 लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, आने वाले टाइम में 2 महीने में, 4 महीने में उसकी बॉडी वैक्सीन की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। 3 महीने में, 4 महीने में कभी भी कम हो सकती है। इन्होंने लगवाई नहीं, इनके तो वैसे ही कम है। फिर वो क्या करेंगे, फिर इन 8 लोगों से मिलेंगे, तो वही काम हो जाएगा, जो वैक्सीन आपने 8 लोगों को लगाई है वो बेकार हो जाएगी। तो वैक्सीन जो आपने 8 लोगों को लगाई है बेकार हो जाएगी, फिर कोविड हो जाएगा, फिर आपको डोसेस बनानी पड़ेंगी। तो सारी चीज़ वही है कि मतलब अगर 10 के 10 लोगों को लग जाती है तो वो मोहल्ला पूरा रिकवर हो सकता है, ऐसा है। तो सबको वैक्सीन आगे आके लगवानी चाहिए। अगर एक भी आदमी बचा फिर वो बढ़ाना स्टार्ट कर देगा कि एक बढ़ेंगे, 1 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। तो वही सारी चीज़ें कि 1 के 4 बन रहे हैं, कि हमें केयर सर्विस चाहिए टू गवर्नमेंट को प्राइवेट फैसिलिटी ड्यू टू द राइजिंग द डिमांड ऑफ कोविड-19 केयर कैन ऑल्सो अवॉइड
तो आपको रैपिड वैक्सीनेशन ड्राइव, हम मतलब रैपिड वैक्सीनेशन ड्राइव भी चाहिए। देखो वही है मोदी के 3T, टेस्ट, ट्रीट और आपका वो ट्रांस करना, मतलब कि कितने लोगों में ट्रांसफ़र हुआ है वो चेक करना, 3 तो टी है। उसके बाद एक है वैक्सीनेशन, उसके बाद है आपको सप्लाई बढ़ाना, हॉस्पिटल की सप्लाई बढ़ाना। ये 3-4 चीज़ें हैं जिस पे गवर्नमेंट काम कर रही है। तो वैक्सीनेशन भी एक अपॉर्चुनिटी है कि मतलब क्या कर रहा है कि ये क्या करता है वैक्सीनेशन से, अगर आपको मतलब कि बहुत सीवियर कंडीशन नहीं है में जाने देता, आपको एक स्मॉल कंडीशन में रोक लेता है, सीवियर कोरोना होने से आपको बचा लेता है, आपको वैक्सीनेशन। मैंने उसके बाद भी देखा है, अभी मैंने आपको बताया ना, एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की डेथ हुई है, वो फ्रंट लाइन वर्कर था, उसको दोनों डोसेज लग चुकी थी और उसकी डेथ हो गई। वो सब हैं चीज़ें हैं, पता नहीं क्या चल रहा है, अभी कुछ नहीं पता, बाद में पता लगेगा। WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वैक्सीनेशन एंड वन ऑफ द टॉप थ्रेट टू ग्लोबल, मतलब कि हेल्थ के लिए नॉट न्यू, पहले से ही चलता आ रहा है। कि देखो पहले वोपिंग कफ की डिसीज़ आई थी 1970 में, 1980 में आपको मिजल्स की आई थी, HVP वैक्सीन जो जापान में आई, टिटनेस की आई थी, ये सारी वैक्सीन है। तो केनिया में आपको, तो इन सब टाइम पे भी हेजिटेंसी रही है लोगों में कि पोलियो वैक्सीन है, ये बेकार कर देगी, ये बच्चे को बेकार हो जाएगा, सो वैक्सीन आपने पोलियो खुराक खिला दी। पर हमने क्यों लगाई थी? पोलियो फ्री करने के लिए। तो हमने कब इंडिया, कितनी कंट्री पोलियो फ्री हुई है आपको बताना है, और कितनी कंट्री में अभी भी पोलियो है ये आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंडिया, मैं बता दूं, इंडिया पोलियो फ्री घोषित है, इंडिया पोलियो फ्री हुआ है। आपको कमेंट में बताना है कितनी कंट्री नहीं है पोलियो फ्री। तो उस टाइम पे भी आई थी, पर उस टाइम से अब टाइम में प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है, चेंज क्या हुआ है उस टाइम से अब टाइम में, अब बढ़ गया है, डिजिटल एज में आ गए हैं। पोलियो टाइम, जब पोलियो की वैक्सीन आई थी 1960 में, 1980 में, आपके पास इंटरनेट नहीं था, डिजिटल नहीं थी चीज़ें। अब क्या हो गया, अब चीज़ हो गई है डिजिटल। अब न्यूज़ या कोई भी चीज़ हो वो आग की तरह फैलती है। एक बार चिंगारी निकली, उसने शेयर, उसने शेयर, उसने शेयर, 10 ने शेयर, 50 ने शेयर, 100 ने शेयर, लाख शेयर, एक दिन में कई लाख देख लेते हैं, तो आग की तरह चीज़ निकलती है। तो डिजिटल एज हैज़ गिवन वैक्सीन हेजिटेंसी न्यू मोमेंटम, जो न्यू मोमेंटम दे दिया है कि ये प्रॉब्लम आ रही है। 10 लोगों ने वो मिस इन्फॉर्मेशन तैयार करी, एक लोगों ने, उसने शेयर करी, उसे 50 ने शेयर करा, और फिर 1000, लाख, 2 लाख ने देखा, तो एक वैक्सीन हेजिटेंसी डेवलप हो जाती है। पहले क्या होता था, फिजिकल टाइम पे कोई बात किसी ने बोली तो उसने आगे फॉरवर्ड नहीं की, भूल गया, तो वो रुक जाती थी कहीं ना कहीं। पर अब क्या, डिजिटलाइजेशन है, ये सारी प्रॉब्लम, सरप्लस ऑफ इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन डेवलप की जा रही है, स्प्रेड तो सोशल एंड डिजिटल मीडिया, ये बहुत बड़ा हमारे सामने इशू बन गया है, इम्पैक्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ। वी आर इंक्रीजिंग द मूविंग टूवर्ड द आपका कंजप्शन ऑफ द न्यूज़ इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन थ्रू द सोशल चैनल। आपको देखते होंगे, आपको उल्टी सीधी न्यूज़ देखा जाता है, और आप पागल लोग, मतलब मैं, आप पागल नहीं, जो है, मतलब कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन है उसे शेयर करने पे लगे हुए हैं, 10 बार, 20 बार, 1000 बार, 2 लाख बार। भाई अच्छी चीज़ शेयर करो, एटलीस्ट आप सर्च कर सकते हो वो इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। थोड़ा सा काम, आप की फैक्ट चेक, की फैक्ट बोलते हैं, की फैक्ट चेक करना, ठीक है ना, वो आप चेक कर सकते हो कि ये इन्फॉर्मेशन है। सॉल्यूशन क्या है? कैन नॉट बी वन साइज फिट ऑल अप्रोच टू द वैक्सीन हेजिटेंसी। जो वन साइड अप्रोच रख रहे हो वो आप नहीं कर सकते। क्लियर, आपको ट्रांसपेरेंसी लानी होगी कम्युनिकेशन पे, डॉक्टर और पब्लिक के बीच में सीधा संवाद होगा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए। तो ये ट्रांसपेरेंसी लानी होगी। हेल्थ केयर, आपकी जो ऑफ प्रोफेशनल है, फ्रंट लाइन वर्कर है, विद द इन्फॉर्मेशन नीड टू काउंटर मिस इन्फॉर्मेशन। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन चली वैक्सीन से ये हो रहा है, मैं डॉक्टर हूँ, मैंने अपना चैनल ऑन किया, मैंने एक वीडियो बनाई और मैं बोला ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट की जा रही है। अगर मैं प्रोफेशनल हूँ, डॉक्टर हूँ, मैं एक बड़ा डॉक्टर हूँ, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो पब्लिक में कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे नहीं लगवानी चाहिए, डॉक्टर ऐसा बोल रहा है। मेरे घर में ही एग्जाम्पल है, मैंने अपनी मम्मी से बोला कि मैं वैक्सीन लगवा, मम्मी बोली उससे बुखार हो रहा है, जुकाम हो रहा है, लोगों की डेथ हो रही है। पर मैंने मम्मी को समझाया उससे कुछ नहीं हो रहा है, आप एक बार लगवा के आइए। तो मम्मी से लगवा के आई, 1-2 दिन डरी, उनको कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने सबसे बोला कि कुछ भी नहीं हुआ, मेरे सामने कई से बोला कि वैक्सीन लगवाई मैंने, कुछ भी नहीं हुआ। तो उनको देख के मेरे परिवार में सबने वैक्सीन लगवा ली। तो यही चीज़ है कि मतलब जो हेजिटेंसी हो रही थी एक के बीच में, तो वो हेजिटेंसी कम करने के लिए मैं आगे आया। तो ऐसे प्रोफेशनल लोग आगे आएंगे तो उससे वो क्या होगा, जो हेजिटेंसी हो रही है लोगों में वो कम हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको बताया, अगर एक को भी रह गया तो वो फिर सबको वैक्सीन देनी पड़ेगी, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब यही मैसेज है, इंपॉर्टेंट मैसेज आप सोसाइटी में कर सकते हैं। ट्रस्ट लोकल कम्युनिटी, एनजीओ की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि एनजीओ बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। आपको सीडिंग पॉजिटिव मैसेज कर सकते हैं आप, जैसे नेगेटिव मैसेज चल रहे हैं, साइड बाय साइड आप पॉजिटिव मैसेज भी चलाओ। ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द एड्रेस वन, आपको कम्युनिटी कंसर्न्स है, कुछ ही कम्युनिटी, स्पेशली मैं आपसे कमेंट नहीं करना चाह रहा, कुछ ऐसी
ऑर्थोडॉक्सिक मतलब चीज़ें हैं, मतलब कि रिलीजन बेसिस पे इस वैक्सीन को बना दिया है कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए बनाई गई है, उनकी इनफर्टिलिटी रेट कम हो जाएगा, उनके पॉपुलेशन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ऐसा सोसाइटी मैंने सुना है। तो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि उन्हें बताना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है वैक्सीन के अंदर, ठीक है ना। तो वो ट्रस्ट डेवलप होगा जब बीच में आके आप चीज़ों को बोलते हो, तभी तो रैली करते हैं, वरना वो घर बैठ के नहीं बोलते कि हम आपके लिए ये करेंगे। रैली क्यों करते हैं? वो एक फिजिकल कंटेंट बनाने की कोशिश करता है कि हम आपके साथ हैं। कहते हैं ना, घर घर जाके कैंपेस करेंगे, तो वही सारी चीज़ें हेजिटेंसी आपको कम करनी है। फिर जो दूसरी न्यूज आती है बॉर्डर सिचुएशन, अभी क्या है हमारे जो आपके इंडिया के आपके ये विक्रम मिस्री हैं, जो भी इनको भेजा गया है, कहाँ पे, चाइना में भेजा गया है, ऐसे इन्वॉय भेजा गया है कि इन्वॉय इन्वॉय का मतलब क्या होता है, मैसेंजर। जैसे होता है ना, वो मैसेज लेके जाते थे, हमारी एक राजा के दूसरे राजा को मैसेज देते थे, तो इन्वॉय वो होते हैं मैसेंजर। तो इनको कहाँ पे भेजा गया है, चाइना में, मतलब कोई मीटिंग थी, आपको मैं बता दूं किस चीज़ की मीटिंग थी वो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप द इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर एंड द चाइनीज पीपल इंस्टीट्यूशन ऑफ द फॉरेन अफेयर, ये कोई वैसी बॉडी नहीं है, वैसी अफेयर मतलब बातें करने की जगह। तो ये म्यूचुअल कंसर्ट बनाए जो हमारे बीच में चल रहा है, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी लेके आएंगे बॉर्डर पे हम, जो भी हमारा रेस्पेक्ट करेंगे, म्यूचुअल कंसर्ट सेंसिटिव एरिया की दोनों रेस्पेक्ट करेंगे। और जो मिलिट्री कमांडर हमारी बात चल रही है, मतलब कि एंगेजमेंट पे बात चल रही है, गोरा और हॉट स्प्रिंग एरिया में, उसको कम करेंगे। ये सारी बात की, पहली बार चाइना ने ऐसा किया है कि लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर हिमालय रीजन में डेवलप किए गए हैं। बीच हुआ था क्लैश, तो चाइना ने क्या किया था, वहाँ पे मिसाइल डेवलप की थी, हमने भी टैंकर भेजे थे, हमने भी अपनी ब्रह्मोस मिसाइल लगाई थी। द फर्स्ट टाइम दैट द PLA हैड कंफर्म, उन्होंने बोला था ये डिप्लॉय द लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम टू द बॉर्डर इंडिया के, पहली बार ऐसा हुआ है। तो उस चीज़ों पे ना आ जाए, दोनों कंट्री के लिए खतरा है। और हमें 1967 में पहली बार ऐसा क्लेश हुआ है कि चाइना बॉर्डर पे जो हमारे जवान या उनके जवान भी शहीद हुए हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, चाइना एंड इंडिया नीड टू प्रैक्टिस द ट्रू मल्टीलेटर बिट बाय द पर्पस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ UN चार्टर, जो कुछ चार्टर होगा कंट्री को कैसे आसपास का बॉर्डर निभाना है, हमें फॉलो करना चाहिए। और पीस एंड मतलब ट्रैंक्विलिटी हमें दोनों कंट्री बीच में रखनी चाहिए। फिर ये कोई हवाई जहाज हो गई, हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है। PM कैंसिल यूरोपियन टूर, वो यूरोप में घूमने जाने वाले थे, गर्मी आ गई है, ठीक है ना। तो इंडिया उन्होंने कैंसिल कर दिया है। क्यों कैंसिल कर दिया है कि बायलेटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट था आपका बीटा, उस पर थोड़ी बहुत बात हो सकती है, तो वो शायद ऑनलाइन लेंगे, वर्चुअल लेंगे, वो तो पता लगेगा जब लेंगे। पर उन्होंने अभी यूरोपियन कंट्री का टूर कैंसिल कर दिया है। क्यों कर दिया है भैया? पब्लिक इस टाइम कहाँ पे ख़राब है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, वैक्सीन नहीं है, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप प्लीज़ घर में रहिए। तो अब ये अब ऐसे में अगर ये घूमने जाएंगे तो ऑब्वियसली बात उठेगी। तो इन्हें कुछ इशू बताया, एक तो आपका ये इशू बता रहा हूँ, बायलेटरल ट्रेड ऑफ इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, लिटिल हेडवे इन द मोर इन द 7 ईयर, इस पर बात होगी, 7 साल से लटकाए रखा है। फिर मतलब ह्यूमन राइट के ऊपर बात होगी, देखा आपने, देखा होगा यूरोपियन कंट्री ने, यूरोपियन कई बार क्या हुआ है, किसानों के साथ बोला है कि आप क्या कर रहे हो, ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहे हो। आपने देखा होगा जब 370 आया था, तो EU के मेंबर थे, वो विजिट करने आए थे जम्मू कश्मीर में, बोला था ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है उनका, तो हमने बोला आओ चेक करो। फिर वो कई बार जो आपका CA का बिल है उसके अगेंस्ट बोल चुके हैं, ठीक है ना। फिर आपने रिस्ट्रिक्शन किया है, कुछ NGO को बंद कर दिया पास्ट में, उसके ऊपर भी कई बार वो बोल चुके हैं यूरोपियन पार्लियामेंट में। तो हम वो सारे कंसर्न्स थे, उन पर बात करते हैं कि हमने जी ऐसा कुछ नहीं किया है, हमने किसी को नहीं दिया, तो उनको कैंसिल कर दिया उन्होंने, घूमने का जो टूर था उनका। रिमूव आपका ऑफेंडिंग ऑनलाइन कॉन्टैक्ट, अभी ये सारी चीज़ क्या है, ये एक दिल्ली के हाई कोर्ट के जज साहब हैं, ये क्या बोलते हैं, इंटरनेट नेवर स्लीप, इंटरनेट कभी सोता नहीं है, इंटरनेट नेवर फॉरगेट। एक बार कोई चीज़ डल गई, ना तो वो सोता है ना भूलता है, उस पर शेयरिंग चलती रहती है। ये ऐसा नहीं कि जैसे स्टॉक मार्केट 9 बजे खुलेगा, 5 बजे बंद हो जाएगा, फिर ट्रेडिंग नहीं होती। इंटरनेट है वो तो सोता ही नहीं है, फेसबुक पे हमेशा एक्टिव चीज़ें रहती हैं, ना वो सोती है ना वो निकलती है। तो एक बार आपने कोई चीज़ डाल दी तो हमेशा चलती रहती है। तो यही बात बोल रहे हैं कि इंटरनेट नेवर स्लीप। अब एक ये कोट आपको मिल गया, नेवर फॉरगेट। तो क्या डील विद आपको कम, अब जो मतलब कि आपको कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, रिमूविंग द मतलब कि ऑफेंडर सच एज पोर्नोग्राफी, वीडियो फ्रॉम द पोर्नोग्राफी वेबसाइट, आप वीडियो डाल दिया अपने इंटरनेट पे, ये वो सब, तो उस सब चीज़ों की बात करें। जैसे मैं आपको छोटी सी एक बात बता दूँ, कोई लड़की है, किसी लड़की की मतलब कि उन्होंने मतलब उसके साथ मतलब उसने कुछ भी हो, म्यूचुअल हो या उसके अगेंस्ट, उन्होंने वीडियो उसकी चोरी से उसकी वीडियो बना ली और फिर वो इंटरनेट पे रिलीज़ कर दी। उसके बाद क्या होता है, उसके मतलब चीज़ों पे इमेज उसकी सोसाइटी में ख़राब हो जाना, फोटोग्राफी मतलब कोई भी इमेज है उसकी, ठीक है ना। तो एक तरह का ये ऑफेंस है। कंप्लेन कहाँ करोगे,
कोई सुनने वाला नहीं है। जैसे आपकी चीज़ें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इनके पास कोई ग्रीवेंस पोर्टल नहीं है इनके अपने, जहाँ पे आप कंप्लेन करो डायरेक्टली। आपने वीडियो देख ली तो आप कंप्लेन कर दो उन पर। कोई बटन होना चाहिए कि आप कंप्लेन करो, उसको स्टॉप कर दें, उससे पहले देखेंगे कि प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसी चीज़ें नहीं है। तो जज साहब यही बोल रहे हैं कि इस चीज़ों पे काम होना चाहिए और विद इन 24 आवर में जो कोर्ट को ऑर्डर है उसको मतलब रिमूव करना चाहिए। जो ऑफेंडेड कंटेंट है ऐसे, उन सब चीज़ों पे करना चाहिए। और वो क्या बोल रहे हैं कि ग्रीवेंस पोर्टल भी होना चाहिए। जो चीज़ें हैं ऑफेंडेड है, कोई चीज़ मुझसे रिलेटेड है, वो गलत चीज़ से दिखाई जा रही है, इस पर काम होना चाहिए। इसके लिए नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जो है उसको भी जस्टिफिकेशन देना चाहिए, पुलिस को भी जल्दी उस पर काम करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई वीडियो 2 दिन मतलब 10 घंटे भी, सेवरल आवर्स भी रह जाए, उसे इतने लोग शेयर कर देते हैं, फिर प्रॉब्लम होती है। तो एक वीक में 15,000 व्यूअर ने वीडियो देख ली, ये वो सब था, किसी ने लगाई होगी। तो ये क्या बोल रहे हैं, इंटरनेट नेवर स्लीप, इंटरनेट नेवर फॉरगेट। मैं इससे कुछ आगे चीज़ आपको बता सकता हूँ। डाटा प्रोटेक्शन बिल की हमें ज़रूरत है। डाटा प्रोटेक्शन बिल उसको हमें चाहिए। उसके बाद हमें आईटी एक्ट के जो इतने वेग बना रखे हैं, आईटी एक्ट 2002 69 है, इतने सारे आईटी एक्ट है, इतने सारे टेलीग्राम एक्ट है, उनके जो वेग बना रखा है हमने, वन लॉ फॉर वन इंटरनेट, वन लॉ वन इंटरनेट ऐसा आप लिख सकते हो। अभी अभी याद आया बस मुझे बैठे बैठे। तो वन लॉ वन इंटरनेट। और इंटरनेट कौन यूज़ कर रहा है, मेरा राइट है, मेरा राइट है, राइट टू प्राइवेसी मेरा राइट है। तो आम पब्लिक को पता होनी चाहिए वो चीज़ें। तो आम पब्लिक को पता होने के लिए क्या होना चाहिए, वन लॉ वन इंटरनेट। तो ठीक है, एक ही लॉ होना चाहिए कि टेलीग्राम एक्ट कुछ कह रहा है, आईटी एक्ट 69 ए कुछ कह रहा है, 66 ए कुछ कह रहा है, फिर आपने आपका टेलीग्राफ एक्ट कुछ कह रहा है, उसके बाद आपका टीवी का ब्रॉडकास्टिंग एक्ट कुछ कह रहा है। तो एक वेग होगी टर्म, आपको पता ही नहीं है कौन सा एक्ट क्या कह रहा है। अगर एक ही एक्ट होगा सबके लिए तो आपके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि आम पब्लिक को यूज़ करना है कि मेरे राइट्स क्या हैं इंटरनेट को यूज़ करते समय, उन सब चीज़ों। कल भी इसके ऊपर एक आर्टिकल आया था कि जो बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है उसको मतलब उसके डिसएडवांटेज भी है, कुछ एडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है कि बच्चे को ये नहीं पता इंटरनेट यूज़ करने के लिए कि उसका मिसयूज़ किया जा रहा है और वो ओके ओके करता जा रहा है। हमें तो पता लग जाता है कि ये कुछ एरर है, कुछ मतलब कि बग है, मतलब कि छूना नहीं है, और बच्चे ने यस कर दिया, ओके कर दिया, उसका मिसयूज़ किया जा रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के या फिर इंटरनेट के कुछ लाभ भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। तो हमें उन चीज़ों पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। ऑनलाइन मीट राइजिंग कोरियन वेव इन इंडिया, मतलब कि ऐसा देखा गया कि कोरियन की वेव इंडिया में बढ़ती जा रही है ऑनलाइन। क्या कि कल्चर उनके जो कोरियन टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, मुंबई की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने मिलकर पेंडेमिक टाइम पे ऑनलाइन चीज़ों को स्टार्ट किया था टूरिज्म बढ़ाने के लिए। उसकी बात है कि वेबिनार की थी, मतलब 10 वो बैठ गए, 10 हम बैठ गए, आपस में बात की हमने टूरिज्म के ऊपर, आओ हमारे यहाँ आओ, हम आपके यहाँ जाएंगे, इन सब चीज़ों को बस वर्चुअली बात कर रहे हैं चीज़ों को, और वर्चुअली दिखा रहे होंगे देखो ये आपके यहाँ का खेलने का झुंझुना है, ये झुंझुना आपके चौधरी साहब छोड़ के गए थे। तो इन सब चीज़ों पे बात की जाती है। और क्या न्यूज़ है इससे रिलेटेड, फिर ये राजनाथ सिंह ने रिव्यू किया कि मतलब बैठ के ने सारे डिफेंस के मिनिस्टर, डिफेंस के CDSO, आर्मी के सारे चीफ, कि युद्ध स्तर पे हमें काम करना है, आर्मी को भी अब लाना पड़ेगा। जो DRDO है, OFBO है, इनको वर्किंग करें फुटिंग ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने में, एक्स्ट्रा बेड डेवलप करने में। और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब कि डिफेंस वाले भी आगे आएंगे, चीज़ों को सॉल्व करेंगे। APMC कॉलेज या मेडिकल कॉलेज है, उनके सिविल हॉस्पिटल तैयार करेंगे वो उनके रेजिमेंट एरिया में। तो उनको भी अब आगे आना पड़ेगा, उनको भी युद्ध स्तर पर काम करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ ए हेल्थ इमरजेंसी। ये बात याद रखना आप कितना भी कह लो, ये हेल्थ इमरजेंसी है जो इंडिया में चल रही है। बेड नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं आप पब्लिक के लिए मेरी सोर्स से बेड मिल जाएगा। जब आप खुद बताओ 100 बेड है उस हॉस्पिटल में, 100 मरीज उस हॉस्पिटल में है, 50 मरीज उसके फ्लोर पे पड़े हैं, आप खुद बताओ आपको बेड कैसे मिल जाएगा? क्या उस मरीज को मैं हटा दूँ? तो ये कैसी इंसानियत हुई, मैं अपने जानने के लिए उस मरीज़ की जान दे सकता हूँ। डॉक्टर के लिए सभी इक्वल है, तो बेड कहाँ से देंगे डॉक्टर? चाहे आप कितने बड़े भी हो, भले से VVIP हो, तो उनके लिए तो सोच सकते हैं, क्योंकि वो VVIP हैं। हमें आप सबके लिए इक्वल ही है हमारे लिए। आप एक आदमी को बोल रहे हो मेरे पापा को बेड दे दो, अब दूसरे के पापा भी तो उस बेड पे लेटे हुए हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं, तो बेड नहीं है। बस आपको याद रखना, सुनील चंद्रा पहले अरोड़ा थे, चीफ इलेक्शन कमीशन, वो अब सुनील चंद्रा है, बस नाम याद रखना। अभी हाल फिलहाल में बनाया गया है, 1-2 हफ्ते पहले इनको बनाया गया है, 13 अप्रैल को ये बने हैं। सुनील अरोड़ा को, पहले सुनील अरोड़ा थे, अब सुशील चंद्रा है, सॉरी सुशील चंद्रा, ऐसे याद रखना। वन नेशन वन प्राइस, अभी कोविड जो वैक्सीन है अलग अलग, हमारे 250 रुपये की लग रही है, दिल्ली में भी 250 रुपये की लग रही है अगर प्राइवेट में लगवाते हो आप। सरकारी में क्या लग रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही है। वो 250 रुपये किस बात के लिए जा रहे हैं, प्रोसेसिंग फ़ी,
वो अपने कर्मचारी लगाएंगे लगाने के लिए, प्राइवेट वाले तो पैसे लेगा, वो सरकार तो देती नहीं है उसे, तो उसके लिए प्रोसेसिंग फ़ी 250 रुपये है। अगर आपके धन में धन है, मतलब धन में धन नहीं, जेब में धन है, तो आप 250 रुपये लगवा सकते हैं। अगर आप में धन नहीं है तो आप मोस्ट वेलकम इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। मैं ऐसे बोलता हूँ, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, प्राइमरी हेल्थ केयर, टर्सरी मतलब सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी। तो इससे चीज़ों में सेंट्रल टेल यूनियन टेरिटरी टू प्लान देयर क्रूशियल 3 वीक, मतलब सेंट्रल जो टेल बोल दिया, यूनियन टेरिटरीज है उनके कुछ एडमिनिस्ट्रेशन है, उन चीज़ों को बोल दिया कि आप प्लान करो 3 वीक में कैसे काम करना है। फिर कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन किसकी है? ये आपकी भारत बायोटेक की, एस्ट्राजेनेका का, ये सब मतलब भारत बायोटेक की है, और इसको 70 करोड़ डोसेज बनाई जाएंगी। इसको टारगेट मिल गया, 70 करोड़ से डोसेज डेवलप की जाएंगी भारत बायोटेक की। एक महीने में नहीं, एक साल में बनानी है ना वैक्सीन यही है। तो याद रखो कि हमारी 140 करोड़ जो जनता है, अगर इसे एक वैक्सीन देने लगे तो एक साल तो कम से कम लग जाएगा। अभी 10 से 12 करोड़ लोगों को दी गई है, 16 जनवरी से स्टार्ट होता है वैक्सीनेशन। तो आप लगा सकते हो कि ऐसे 12 करोड़, कितने 12 करोड़ है हमारे पास, तो कब तक आपको दी जाएगी। ये सारी न्यूज़ थी। आगे चलते हैं, दूसरी न्यूज़ आती है, फ्यू कंट्रीज कैन नॉट सेट ए ग्लोबल रूट से आपका जिंगिया। अभी एक मीटिंग चल रही है, उसको कहते हैं बोआओ बोआओ फोरम। बोआओ फोरम, उसमें कौन कौन है? डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के आदमी है, साउथ कोरिया के हैं, इंडोनेशिया के हैं, प्रेसिडेंट आपके श्रीलंका के हैं राजपक्षे, आपके शेख हसीना जी हैं, बांग्लादेश की हसीना जी, ठीक है ना। तो ये सारे इस मीटिंग में है, ये वर्चुअली हो रही है, जैसे हमारे राइसिना डायलॉग चल रहा था, सब कंट्री के आगे उसमें बात कर रहे थे, तो ऐसी इनकी बोहाओ फोरम होती है। चाइना, मतलब उसे डोवास भी बोलते हैं, चाइना डोवास। तो कहाँ पे हो रही है? चाइना के अंदर हो रही है। तो ये बोल रहे हैं कि इनस्टेबिलिटी जो क्रिएट हो रही है, मतलब सोसाइटी में राइजिंग हो रही है, किस वजह से? कि मल्टीपोलर वर्ल्ड, कि मल्टीपोलर, एक कंट्री सब कंट्री पर अधिकार नहीं कर सकती। इन्होंने ऐसा बोला है कि एक कंट्री रूल नहीं बनाएगी, सब कंट्री फॉलो करेंगी, ऐसा नहीं करेंगे हम कि अमेरिका रूल बनाएगी, रशिया रूल बनाएगी, हम फॉलो करेंगे। हमें क्या चाहिए? मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहिए। इकोनॉमी को देखो, इसमें लिखा है ना, फ्यू कंट्री कैन नॉट सेट ए ग्लोबल रूल। कुछ कंट्री बैठ के ग्लोबल रूल नहीं बना सकती। इनडायरेक्टली क्या बात की जा रही है? यूएस की बात कर रहे हैं इनडायरेक्टली, जो क्वाड वाड मीटिंग हुई है ना, ये सब की। तो मल्टीपोलर चाहिए हमें, ये ना कि यूनिपोलर नहीं चाहिए। हमें इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन बनानी है, ठीक है ना। ये शोइंग द आपका रिन्यू, आपको रिसाइलेंस, द कॉल फॉर अपहोल्डिंग द मल्टीलेटरलिज्म होना चाहिए, इनहेंसिंग कम्युनिकेशन होना चाहिए, आपको कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, आपकी ग्रो स्ट्रांग होनी चाहिए। ये सारी बात कर रहे हैं। टू अपहोल्ड द ट्रू मल्टीलेटरलिज्म, सेफ गार्ड टू द यूनियन, सेंटर रखना चाहिए इंटरनेशनल सिस्टम को। अगर मल्टीलेटरलिज्म आपको बनाना है तो यूएन को बीच में रख के आपको बात करनी चाहिए। यूएन सबके लिए इक्वल है, किसी की फेवर नहीं करेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एट डोवास इन जनवरी में कहाँ पे हुई थी? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग डोवास में हुई थी, अभी वहीं पे हो रही है। मतलब ये वाली चाइना वाली है। चाइना ऑफिशियली हैड सब्सिक्वेंटली यूज्ड टू द डिस्क्राइब द यूएस लीड ग्रुप। किसकी बात कर रहा है? क्वाड की बात कर रहा है ये। यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इनकी मीटिंग हुई थी ना। ये भी इनडायरेक्टली चाइना की बात कर रहे थे बैठ के। तो वो भी इनकी जो मीटिंग हो रही है चाइना में, आपके वो फोरम जो बोलते हैं, या चाइना डोवास बोलते हैं, देखो ऐसे हो रही है, पब्लिक सुन रही है। तो ऐसे हो रही है। ये भी किसकी बात कर रहे हैं? ये भी आपकी बात कर रहे हैं इसी ग्रुप की, कि रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, इंश्योर द फ्री ओपनिंग इंडो पैसिफिक रीजन होना चाहिए, यूनिलेटरलिज्म होना चाहिए। मतलब कि यूनिलेटरलिज्म की बात की, यूनि मतलब होता है एक ही कंट्री का अधिकार, ठीक है ना। मल्टी होता है सब कंट्री इक्वल है, सब कंट्री हमारे इक्वल है, मल्टीलेटरलिज्म। तो जॉइंट वैक्सीन प्रोडक्शन हमें करना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। किसके साथ कर रहा है? चाइना। जो वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव है ना, उसमें जितनी कंट्री है, जैसे इंडोनेशिया, ब्राज़ील, यूएई, पाकिस्तान, मलेशिया, टर्की, इनके साथ मिलकर वो क्या कर रहे हैं? जॉइंट वैक्सीनेशन प्रोडक्शन कर रहे हैं। कर लो भैया जितना करना है। तो सारी बात इसमें क्या, फिर 5G की बात की गई है। बहुत सारी कंट्री ने हुआवे जो थी कंपनी, उसके लाइसेंस कैंसिल कर दिए कि हम इनसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। इंडिया ने भी किया था। तो उस पर ऐसे उन्होंने बोला कि एक तरह से इमर्जिंग एरिया सच है 5G के अल्टरनेटिव, जैसे यूएस ने बोला कि हम इस पर नहीं लेंगे, फिर यूरोपियन कंट्री ने बोला हाउए से नहीं लेंगे, इन्हें चाइना में, मतलब पूरी कंट्री में इन्होंने क्या फैलाया? कोरोना फैला दिया, हम इनसे इनके टेंडर कैंसिल कर देंगे। तो इन सब चीज़ों पर बात होनी चाहिए। ग्लोबलाइजेशन कंट्री है, सबको इक्वल रख के बात करनी चाहिए और डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए, ऐसा बोला है। फिर चाइना लास्ट में क्या बोलता है? जो ऐसा वर्ल्ड बीबीसी की एक न्यूज़ आई थी, उसने क्या दिखाया था? ह्यूमन वायलेशन ऑफ, आपको कौन से मुस्लिम थे वो जो चाइना में रहते हैं, आपको कमेंट में बताना है। आपको कमेंट में बताना है कौन से मुस्लिम्स हैं जो आपका जिंगजेंग प्रोविंसेस में रहते हैं। तो उनके ऊपर जो उनका ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा था, उनका सेक्स असॉल्ट हो रहा था, उनका मतलब कि हैरेसमेंट किया जा रहा था मुस्लिम्स का, जो रहते हैं आपको कहाँ पे रहते हैं? नॉर्थ वेस्ट साइड में रहते हैं चाइना की। तो उनके हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप आके चेक कर सकते हो,
ठीक है ना, इन्होंने साफ बोल दिया यूएन ह्यूमन राइट कमीशन को, आप आके चेक कर लो, इन्वेस्टिगेशन कर लो, ये बोल देते हैं। कोरोना में आप देख लो कहाँ से पैदा हुआ है कोरोना हमारे यहाँ से, WHO को आना है तो आ जाओ देख लो, सब गायब कर दिया सबूत हमने। श्रीलंका इंडिया ट्रैवल बबल, आपको तो आपको बताना है कि ट्रैवल बबल क्या होता है। ये कुछ नहीं है, कोई बैलून वैलून लेके नहीं जाएंगे, बबल वबल तैयार नहीं करेंगे। ये एक फ्लाइट होती है, जैसे कोविड स्टार्ट हुआ तो सारा जो इंटरनेशनल जो चीज़ें होती है ना, जैसे इंटरनेशनल रूट्स होते हैं फ्लाइट के, तो सब कैंसिल हो गए, सारी रूट्स बंद हो गए। तो भैया हमारे आदमी जो वेस्टर्न कंट्री में फंसे हुए थे या फिर श्रीलंका कहीं भी किसी कंट्री में फंसे हुए थे, तो वो कैसे स्टार्ट करें, कैसे आदमी को लेके आए, कैसे श्रीलंका के वहाँ पे भेजें, क्योंकि वो तो इंटरनेशनल एक चीज़ है ना, इंटरनेशनल रूट होते हैं, सब चीज़ चेक करके भेजी जाती है। तो हमने क्या किया भैया, ठीक है हम श्रीलंका के और इंडिया के बीच में क्या स्टार्ट करेंगे, फ़्लाइट स्टार्ट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, तो हम एक बबल ट्रैवल ट्रीटी थी, ट्रैवल बबल हमने ट्रीटी साइन की कि जो छूट श्रीलंका हमारे आदमी को देगा, मतलब कि हमारे आदमी को देगा, कि हमारी जो फ्लाइट सिस्टम को देगा वही छूट हम श्रीलंकन फ्लाइट सिस्टम को देंगे। तो इसे ट्रैवल बबल बोला गया है। और श्रीलंका की नहीं, और भी कंट्री के साथ हमने काम किया है, जिसमें यही हुआ था कि लोगों का जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे लोग वहाँ के यहाँ के, तो कोविड टाइम पे किया गया था। तो अभी इसी पे बात की जा रही थी, डिले हो गया है क्यों, क्योंकि देखा गया था इंडिया में सेकेंड वेव कम हो गई थी, जनवरी फरवरी मार्च में बिल्कुल ऐसे आ रहे थे 100 केस 500 केस 1000 केस। तो हमने सोचा कि चलो अब क्या करते हैं, टूरिज्म वूरिज्म बढ़ाते हैं, कि चाहे मतलब कि श्रीलंका के लोग यहाँ आएंगे, हम उनके लोग वहाँ भेजेंगे। तो बायलेटरल एयर बबल साइन करते हैं, बायलेटरल एयर बबल साइन करते हैं कि हमारा टूरिज्म बढ़ जाए। फिर पता लगा फिर बढ़ने लगा, क्या बढ़ने लगा, कोविड बढ़ने लगा, तो वो कैंसिल हो गया दोबारा से जो हमने बायलेटरल। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, फ्लाइट तो ऐसे भी ला सकते हैं, अभी भी फ्लाइट चल रही है। ऐसा नहीं है, एक इंटरनेशनल सिस्टम होता है कि अगर वो ऑन है तो कोई भी फ्लाइट कहीं भी जा सकती है, उसके अकॉर्डिंग वो चेक करते रहते हैं। जैसे आपका टावर होता है ना, आपने मूवी देखी होगी उसमें कि आपकी फ़्लाइट में रेड बटन है, दबा दिया, नहीं दबाना था। तो एक ऐसा पूरा सिस्टम होता है, चेक करता है, जो कहीं प्रॉब्लम हो जाए फ़्लाइट में तो आपको परमिशन देगा कि आप पाकिस्तान में अपनी फ़्लाइट लैंडिंग करा लो, अभी पीछे भी ऐसा हुआ है। तो इस पूरा इंटरनेशनल सिस्टम होता है। तो ये सारा बंद है अभी, क्यों बंद है, कोविड की वजह से, क्योंकि कुछ कंट्री अलाउड नहीं कर रही है, तो उन्होंने वो सिस्टम बंद कर दिया है। या तो सारी कंट्री एक साथ अलाउ करो, या मत करो तो आप पर्सनल ट्रीटी कर लो, आपस में चेक कर दो। उसके लिए क्या बनाया गया था, ट्रैवल बबल, ये था। फिर ये हमने स्टार्ट करने वाले श्रीलंका के साथ, जब नॉर्मल कंडीशन हो जाएगी फिर ये ट्रैवल बबल वबल खत्म हो जाएगा, फिर नॉर्मली इंटरनेशनल तरीके से फ्लाइट चलेंगी। ये है। फिर ये चैट के प्रेसिडेंट साहब हैं, ये बैटल फील्ड में आर्मी की, मतलब अपनी, ये आर्मी में भी थे शायद, मतलब यही है। तो ये इनके एक्सपायर हो गया, डेथ हो गई बैटल फील्ड में, आपको याद रखना है। फिर यूरोपियन एजेंसी बोले जॉनसन जॉनसन की जो वैक्सीन है उसका रेयर साइड इफेक्ट है, ये सबको साइड रेयर बता रहे हैं, मतलब कि रेयर बहुत कमी से। कोविशील्ड को भी रेयर बोला कि बहुत कम है, मतलब कि। फिर रशिया से मतलब कि वो रशिया 2025 में अपना स्पेस स्टेशन भेजेगी, ठीक है। तो अब तक क्या कर रही थी, अब तक ये एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजने वाले थे 2024 में। अभी रशिया ने बोल दिया भाड़ में जाओ, हम तुम्हारे साथ काम नहीं करते, अब हम अपना बनाएंगे, अब हम अपना बनाएंगे, अपना डेवलप करेंगे। जब वो 2025 में भेजेंगे हम पढ़ लेंगे, बस आपको एक लाइन याद रखना, 2025 तक रशिया अपना भेजने वाला है। गवर्नमेंट से कंटेनर टू शॉर्टेज रिसॉल्व, ये जो कंटेनर होते हैं आप देख रहे हो, ये कंटेनर है, ये क्या होता है ना, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बहुत डिपेंड करता है। इनका शॉर्टेज हो जाए ना तो आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे इफेक्ट आ जाता है कंट्री के। ये बात है ना, खाली डिब्बे बहुत इंपॉर्टेंट डिब्बे होते हैं, ठीक है ना। तो इनके लिए बहुत सारी पॉलिसी भी है, कंटेनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं। जो इंडिया में क्या शॉर्टेज फेल हो रहा था, मतलब बहुत कम हो गए थे कंटेनर, पता नहीं इनमें क्या, इन्होंने अस्पताल बनाए थे क्या इनके अंदर, ठीक है ना। शॉर्टेज हो गई थी, वो कमी हो गई है, उससे हमारा फ़ायदा क्या हुआ है, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट राइज हो गया। देखो इतना, वर्ल्ड कंटेनर इंडेक्स कौन निकालता है आप बताना, देखो इसका भी कंटेनर का भी एक इंडेक्स आता है। तो इतना राइज हो गया, 233% हमारा कंटेनर राइज हो गया प्रीवियस ईयर से। तो बढ़ गए हैं 233%, जैसे 100 थे तो अब हमारे पे 233, 100 का निकाल लो, तो इतने हमारे पे कंटेनर बढ़ गए हैं। तो उससे फ़ायदा क्या है, हमारा आप एक्सपोर्ट 17 to 18% हाई हो गया, मार्च 2019 से हाई हो गया। तो देखो कितना बड़ा एक्सपोर्ट पे फ़र्क पड़ता है। अगर अब खुद बताओ ना, आप मार्केट में सामान लेने गए, आपको 10 किलो क्या लेनी है, प्याज लेनी है, उसने कहा पन्नी तो है ही नहीं मेरे पास, तो आप क्या करो, चलो छोड़ो कल आऊँगा लेने, घर से थैला लेके। अगर वो आपको पन्नी दे देता तो आप प्याज ले आते। तो वही कंटेनर का काम है, बनाओ कितना बनाना है टूथपेस्ट, अमेरिका भेजने क्या में भेजो, कंटेनर में। कंटेनर है ही नहीं आपके पास तो वो क्या पे भेजो, कंटेनर बनाओ पहले।
तो कंटेनर का एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है चीज़ों पे। वो पन्नी की स्टोरी आप याद रखना, तो 17 to 80% आपका क्या ट्रांसपोर्ट इंक्रीज हो गया। टारगेट ओवर 25% ग्रोथ इन एक्सपोर्ट। तो आप देखो कितना बड़ा फायदा होगा। टारगेट जो हमारा रखा है कि हमें 25% ग्रोथ करना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, खाली डिब्बे, पन्नी चाहिए अगर प्याज बेचनी है तो। यही सारी चीज़ें। फिर देखो लोकल कब टू स्टार्टेड, तो मतलब क्रिसिल है उसने रिपोर्ट निकाली है, ये जो घर जा रहे हैं ना बेटा, ये इकनॉमी पे इफेक्ट डालेंगे। वो कैसे डालेंगे, जो एक फैक्ट्री लगती है उसमें 500 स्किल और नॉन स्किल लेबर काम करती है, और वर्क फ्रॉम होम वाले तो कंप्यूटर से काम कर लेंगे। अब कंप्यूटर से काम कर लेंगे, उन्होंने डाटा तो तैयार कर लेंगे, वो फाइल तो ट्रांसफ़र कर लेंगे, फिजिकल फॉर्म में काम होना चाहिए ना। अगर ये टूथपेस्ट की कंपनी है, ऑफिस वर्क तो इन्होंने कर लिया ऑनलाइन, वर्क फ्रॉम होम। अब टूथपेस्ट डेवलप करना है, उसमें वर्कर ही नहीं मिलेंगे, कंपनी में काम नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, इफेक्ट तो आएगा इकोनॉमी में। ये एक बहुत बड़ा योगदान है जो आपका कम होता जा रहा है, मतलब कि माइग्रेशन की वजह से। तो आप एक सेंटेंस ये लिख सकते हो। अब ट्विटर टू एक्सपेंड इंडिया इंजीनियरिंग टीम। अब ट्विटर को अकल आ गई, ये इनके पास अभी नए नए एक्ट लिया, आईटी एक्ट में चेंज किया, फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले में, फिर आईटी एक्ट 2021 लेके आए, उन्हें अब सिखाएंगे तमीज़ कैसे काम करना है। तो ट्विटर को थोड़ा अकल आई कि अब खतरा मंडरा सकता है, कभी इंडिया से हाथ धोना पड़े चाइना की ऐप की तरह। तो अब ट्विटर ने बोला कि हम क्या करेंगे भाई साहब, हम अपना एक्सपेंड करेंगे, जो इंजीनियर है ना इंडिया की टीम, उसको बढ़ाएंगे। हमने उसके लिए डायरेक्टर भी अपॉइंट कर दिया है, अपूर्वा दलाल, एज ए डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर, जो इंडिया को देखेंगे, मतलब कि हेड होंगी इंडिया में ट्विटर की। तो आ रही है कल अकल, लौट के घर आ रहे हैं वापसी, घर वापसी हो रही है। तो ये सारी न्यूज़ थी हमारे रिलेटेड टू, मैंने आपको जितनी बता दी। एक मजाक की फॉर्म है, कोई सीरियस मत लेना। मैं आपको एक आंसर राइटिंग फॉर्मेट बताता हूँ। हम पढ़ेंगे नक्सलिज्म पे, क्यों डेवलप हुआ। पहले मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज नक्सलिज्म, डिस्कस वेरियस रीजन ऑफ नक्सलिज्म एंड द गवर्नमेंट इफेक्ट टू रूट आउट नक्सलिज्म, खत्म करने के लिए फ्रॉम द कंट्री। 250 वर्ड्स में आपको लिखना है। पहले बताना नक्सलिज्म है क्या, और ये मतलब कैसे गवर्नमेंट क्या इफेक्ट कर रही है, नक्सलिज्म क्या रीज़न है इंडिया में है, गवर्नमेंट क्या इफेक्ट कर रही है कि रूट कॉज इसका खत्म हो जाए इंडिया से, और घर वापसी कर लें, लोग अपनी घर वापसी कर लें। मतलब घर वापसी इन द सेंस जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है, हमारी अंदरूनी सेना का मैटर है, कोई टेररिज्म तो है नहीं, उनकी घर वापसी करानी है। बेचारे छोड़ दो, फुल्लन देवी का रोल छोड़ के आप संसद में आ जाओ हमारी, हम आपको जगह देंगे, इज्जत के साथ जगह देंगे। तो है ही क्यों, उसका रीज़न। पहली बात इन्हें क्या बोला, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो कुछ इनके बारे में हिस्ट्री में आपको थोड़ा पढ़ा देता हूँ। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, या फिर उनसे क्या और बोल सकते हैं, नक्सलिज्म बोल सकते हैं, माओइज्म बोल सकते हैं, दो नाम से पुकारा जाता है। तो आपने कहीं सुनेंगे माओइज्म, कहीं सुनेंगे नक्सलिज्म, कहीं सुनेंगे आपको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो आप कंफ्यूज मत होना, सब एक ही है, सब एक ही है, ठीक है ना। तो फॉर्म बाय द आर्म, ये अलग अलग फिलोसफर आते रहते हैं ना, वो सोचता है कि नक्सलिज्म लिखूंगा तो ऐसा लगेगा उसकी कॉपी कर लिया। मैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म लिखता हूँ, भैया कुछ भी लिख ले, है तो एक ही। तो ये ऐसे बस चीज़ें बढ़ाते रहते हैं, चीज़ें अपनी सोसाइटी में अपनी इमेज बनाने के लिए। तो ये नक्सलिज्म का ही मोयोज़म बोल देते हैं, ये इसी है। ये आम इंसर्जी करते हैं अगेंस्ट द स्टेट, मतलब कि हम तो क्या गांधीवादी नीति नहीं अपनाते हैं, भगत सिंह नीति अपनाते हैं कि लड़के ही आज़ादी मिलेगी। ये क्या करते हैं, बंदूक उठाते हैं और बंदूक उठा के आज़ादी लेने की कोशिश करते हैं। जिनकी लेफ्टविस्ट आइडियोलॉजी है उसको बढ़ाने के लिए बोलते हैं बंदूक से हमें मिलेगी, कुछ बोलते हैं हमें गांधी तरह मिलेगी। तो माओइस्ट जो है ग्लोबली, वो माओइस्ट जो है वो ग्लोबली है, पर नक्सलिज्म जो है वो इंडिया के अंदर ही है। तो आपको याद रखना, माओइस्ट नीति वाले लोग ग्लोबली हैं, पर नक्सलिज्म जो है इंडिया में है। अब नक्सलिज्म क्यों है इंडिया में, क्योंकि एक नक्सलबारी एरिया है वेस्ट बंगाल में, आगे आएगा बता दूंगा आपको। सेवरल लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री ऑपरेट बाय मैनी ईयर, रिजेक्ट द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये मन ही मानते हो संसदीय नीति आप चला रहे हो, ये गलत है। एम टू वेगिंग एंड द आर्म रिवॉल्यूशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये बोलते हैं कि पार्लियामेंट हमें गांधीवाद तरीके से, पार्लियामेंट तरीके से नहीं मिलेगी, हमें एक रिवॉल्यूशन लाना होगा गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। भाई कैसा अगेंस्ट में आना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ठीक है, मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा। मतलब फॉलो द एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस, फॉलो करते हैं इनोसेंट सिविलियंस को, मतलब हार्म पहुंचाते हैं जो लोग रहते हैं, आपको देखा होगा। सम ऑफ द ग्रुप ऑल्सो एंगेज इन पार्लियामेंट पॉलिटिक्स, कुछ ग्रुप आप देखते हो, कुछ बोले जाते हैं माओइस्ट नीति का आदमी है, पकड़ के जेल में बंद कर दिया यूएपीए लगा के। तो कुछ आपको पार्लियामेंट पॉलिटिक्स में भी दिखाई देंगे, एक्टिव लोग हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मैक्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट, ये जो है। फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मैक्सिस्ट लेनिनिस्ट, आपको जनशक्ति, तो ये पार्लियामेंट में। CPIM देखा होगा आपने, तो ये आपको दिखेंगे केरला, इधर ये दिखेंगी आपको। फिर माओस की मतलब जो माओइस्ट है इनकी मोडस ऑपरेंडी क्या है,
ये लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन है, परसूट करते हैं स्टेट टू ग्लोबल ओवर थ्रू द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट को तख्ता पलट करना है, ये जो आर्म वायलेंस से करना है। ये क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ते हैं कि गवर्नमेंट जो गलत काम कर रही है, ठीक है ना। पर ये क्या बोलते हैं, आपको क्या बताना है कि कम्युनिस्ट पार्टी पहली बार कहाँ बनी थी, इसके लीडर कौन थे। थोड़ा हिंट देता हूँ, 90s में बनी थी। थोड़ा हिंट देता हूँ, 90s में बनी थी, 20वीं सेंचुरी में। कहाँ बनी थी, इसके पहले लीडर कौन थे, कहाँ फॉर्मेशन हुई थी। थोड़ा मैं बता भी देता हूँ, तास्किन वास्किन वाला एरिया था, तो आपको चेक करना है। तो ये क्या बोलते थे कि गवर्नमेंट जो काम गलत कर रही है, कुछ लोग होते हैं जो किसान हैं, चुपचाप बैठ के हम शांतिपूर्वक गांधी नीति अपनाएंगे, खुद बोलते हैं ना गांधी नीति अपनाएंगे। अगर ये माओइस्ट नीति अपनाएंगे तो सबके हाथ में AK-47 राइफल होगी, सीधी वार करेंगे पुलिस वाले को, पुलिस वाले उनके ऊपर चलाएंगे। ये होती है माओइस्ट नीति, कि मर्डर करना, रिडक्शन, एक्सप्लोटेशन, ये सब चीज़ें में बिलीव करते हैं कि ऐसे मिलेगी। ट्राइबल पॉपुलेशन इन द एरिया, जो गरीब लोग होते हैं, देखो ये एक्टिव कहाँ है, वही छत्तीसगढ़ रीजन, पहले ये तमिलनाडु मतलब आंध्र प्रदेश तक थे। पर ये रीजन डेवलप होता गया, डेवलप होने थोड़ा कम होते गए लोग, क्यों हम हथियार उठाएं, खाना पीना रहना, बच्चों की पढ़ाई मिल रही है, तो क्यों हथियार उठाएं। तो ये ढूंढते हैं गरीब सेक्शन, उसको पैसा देते हैं, घर देते हैं, सब चीज़ देते हैं, फिर कहते हैं हथियार भी देते हैं कि गवर्नमेंट से लड़ो। तो क्यों लड़ेंगे वो गवर्नमेंट से, नक्सल वाली क्यों लड़ेंगे, क्योंकि बेचारे गवर्नमेंट ने आज तक सपोर्ट नहीं किया, मतलब ऐसा इसमें लिखा गया कि डेवलपमेंट कम किया। तो मैं आपको सब चीज़ बताऊंगा, कि थोड़ी स्टोरी आप पढ़ लेना। नक्सल सीधे लिबरेट एरिया, मतलब विजिट टू स्टेट कॉल, मतलब एक से स्टेट दूसरी स्टेट में चलते हैं। फिर गोरिल्ला जोन, जो गोरिल्ला मतलब पहाड़ों के पीछे छुपे रहेंगे और वहाँ से फोर्स मूवमेंट कर रही होगी, पीछे से हमला कर देंगे पहाड़ों पे से, गोरिल्ला टेक्टिक वो अपनाते हैं। और मोस्टली पुलिस पे, गवर्नमेंट पे हमला ही करते हैं। अभी आपने देखा एक मतलब कि CRPF का, मतलब सेंट्रल हम पुलिस फोर्स का एक जवान को उन्होंने कब्जा लिया था, उनके फिर क्या लगे, पकड़े जाते हैं, फिर UAPA लगता है उनके ऊपर, जेल में जाते हैं। NIA UAPA लगाता है, फिर स्पेशल कोर्ट होती है NIA की, उसमें जाके इन्हें सज़ा मिलती है। अभी 7 लाख का इनाम रखा गया है, जो अभी जिसने ये हमला किया ना, ये अभी आपका हुआ था, अभी आपका सुकमा में कहाँ पे हमला हुआ, 7 लाख का इनाम रखा गया। इन सब चीज़ों का एजेंडा चलाया जाता है। तो माओज़िम है क्या, माओज़िम एक तरह से कम्युनल डेवलपमेंट है। माओ आपके जिडोंग करके नाम है आदमी का, इन्होंने स्टार्ट किया था। और ये डॉक्ट्रिन ऑफ द कैप्चर स्टेट पावर थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ आर्म इंसर्जेंसी, आपका मास मोबिलाइजेशन और स्ट्रेटेजिक अलायंस, कि आपको क्या करना है, कि माओइस्ट नीति, कम्युनिस्ट पार्टी को डेवलप करना है, कहाँ पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो कैसे करोगे, हथियारों से करेंगे हम। प्रोटेक्ट आपको मतलब कि पीपल वेलफेयर, ठीक है ना, इन सब चीज़ों पे काम करते हैं। एक रेड कॉरिडोर नाम से बोला जाता है। रेड कॉरिडोर क्या होता है, रीजन जहाँ पे ये एक्टिव है। तो इंडिया में कौन सा रीजन है, ईस्टर्न वाला, सेंट्रल वाला, साउदर्न रीजन है। जो नेक्सल मॉइस्ट इंसर्जी यहाँ पे होती है, कहते हैं छत्तीसगढ़ में, जैसे आप नाम सुनेंगे झारखंड, हाँ नक्सल युगा एरिया है, बिहार का ईस्ट, हाँ नक्सल युगा एरिया है। तो क्या वो रेड कॉरिडोर है, जिस रीजन में ये एक्टिव ज़्यादा होते हैं। तो ठीक है, पहले कहाँ तक, तमिलनाडु तक थे, नेपाल के बॉर्डर से लेके, तो पूरा मूवमेंट था इनका, हल्के हल्के कम हुआ, बहुत कम इंसर्जेंसी होगी अपनी नक्सलिज्म की। क्यों, किसी ने हथियार छोड़ दिए, लाइक फुल्लन देवी, मतलब वो तो डाकू थी, नक्सल नहीं थी वो अलग, उनका अलग कहानी है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, किसी ने हथियार छोड़ दिए, किसी ने गिव अप कर दिया, किसी के यहाँ इतना डेवलपमेंट हो गया, उसके साथ शांति से ज़िंदगी व्यतीत करूँगा, कि मैं छोड़ रहा हूँ, 1-2 साल जेल गवर्नमेंट ने उसे कर दिया, फिर वो शांति रहने लगा। नक्सलिज्म इन इंडिया, जो ये स्टार्ट हुआ, नक्सलबारी एक एरिया है वेस्ट बंगाल के अंदर है, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, तो इसलिए नक्सल बोलते हैं। मैंने आपको बता दिया इसलिए बोलते हैं। जो इसके लीडर थे, इनकी लड़ाई क्या थी, एक रिबेलियन थी अगेंस्ट द लोकल लैंडलॉर्ड। जो वहाँ के लोकल लैंडलॉर्ड थे ना, आपने देखा होगा संथाला में ये सब मूवमेंट किया था, लैंडलॉर्ड के ऊपर ज़मीन कब्जा के रखे थे, लैंड डिस्प्यूट थे। फिर गवर्नमेंट आई 1967 में, राइट टू लैंड एक्ट वाले वो चेंजेस लाई, पर इनको कोई फ़ायदा नहीं मिला उससे, ये और सप्रेस किया गया, इनको इनके राइट्स नहीं मिले। तो इन्होंने हथियार उठा लिए गवर्नमेंट्स के लड़ाई करने के लिए। जिनके लीडर थे उनका नाम था कन्नू सान्याल करके, जगन संथाल करके, जो उनके नाम थे, उनके लीडर थे, उन्होंने हथियार उठा लिया। अब क्या हुआ, नक्सलिज्म वहीं से बन गया, नक्सल बन गया। पर इनके पास क्या था, लैंड की लड़ाई लड़नी थी कि हमें भी राइट चाहिए, ठीक है ना। अब इन्हें फ़ायदा किसको मिला, जो माओइस्ट पॉलिटिक्स वाले थे ना लोग, उन्होंने इनका फ़ायदा उठा लिया। वो कैसे फ़ायदा उठाया, गवर्नमेंट ने इनकी सुनी नहीं, जैसे किसानों की नहीं सुन रही, अभी अलकायदा वाले किसानों से आके बोले ये हथियार पकड़ो, ऐसे सुनेगी। तो ये नक्सल बेचारे 1967 में राइट टू लैंड से लड़ रहे थे। ये माओइस्ट जो पॉलिटिक्स थे, इन्होंने फ़ायदा उठाया। इन्होंने क्या दिया, जो माओ तेंग फिलोसफिकल वाले लोग थे, इन्हें हथियार प्रोवाइड कर दिए, ये पकड़ो हथियार, अब हथियार से सुनाओ गवर्नमेंट को, ये सुनाओ। तो इन्हें क्या हुआ, आर्म इंसर्जेंसी, मास मोबाइलाइजेशन स्ट्रेटेजी। तो गरीब लोग थे, पैसा मिल गया, हथियार मिल गया, लड़ाई करने के लिए मिल गया गवर्नमेंट से, गुस्सा थे गवर्नमेंट से, तो वो नक्सल बन गया। तो कहते हैं कि क्यों नक्सल बना रहे हो,
तो वो फिर नक्सलिज्म और माओइस्ट बोल देते हैं कभी ना, तो वहाँ से वो कन्वर्ट हो गए। कॉज क्या है? कुछ उनकी लड़ाई थी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। उनके आपने जो उनके वन बेचारे ट्राइबल है, उनके आपने अधिकार छीन लिए ला के, तो वो चीज़ है। और मासिव डिस्प्लेसमेंट, अब यहाँ क्या है, ये झारखंड का छत्तीसगढ़ का एरिया, यहाँ पे कोयले की खदान मिल गई। अब यहाँ पे 100 नक्सल रहते हैं, आपने मूवी में बहुत सारी में देखा होगा कि यहाँ पे 100 नक्सल रहते हैं। तो गवर्नमेंट क्या खाएगी? प्राइवेट कंपनी पैसा देगी कि ये वो सब हटाओ, इन्हें यहाँ से हटाओ। वही मास इनके जो डिस्प्लेसमेंट किया गया, स्टेट बाय अफेक्टेड किया गया इनके एरियो को, उनको गुस्सा आया, इन्होंने हथियार उठा लिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट, क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो। इस सबका फ़ायदा उठाते रहे मोस्ट, जो भी को परेशान करते रहे गवर्नमेंट, उनको हथियार और पैसे देते गए। मोस्ट ने क्या कि आर्म्स दिए, एम्यूनिशन दिए, पैसा दिया इन सबको, और तो ये हथियार उठा ले। फिर कुछ गैप है, सोशल इकोनॉमी जो हमारा सिस्टम है ना, उसमें कुछ गैप है, मतलब इन्हें प्रोवाइड, हमें वो सब चीज़ें हमें नहीं दे पाते हैं, डेवलपमेंट नहीं दे पाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाते हैं, तो इसलिए ये और पीछे जाते हैं और हथियार उठाते हैं। अब खुद बताओ, आपकी जेब में नौकरी होगी, नौकरी से पैसा होगा, पैसे से आपकी अच्छी लाइफ होगी, बच्चे होंगे, नॉर्मल एक इंसान की सोच रहती है कि उसे अच्छी लाइफ मिले, पैसा हो, हर चीज़ करने के लिए डेवलपमेंट हो, ठीक है। अगर उसके पास कुछ नहीं होगा, उसे आप एम्प्लॉयमेंट अच्छे से दे दोगे तो ऑब्वियसली अपने आप चीज़ों से बाहर आ जाता है। अगर नहीं दोगे, कहता है खाली दिमाग शैतान का, तो वही काम है इनका विचारों का। नॉट फॉलो ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन फेल है कि उनकी कोई बात सुनता नहीं है, ठीक है। पहले नहीं हुआ, अब तो चलो थोड़ा होने लगा है, तो उससे वही रीज़न है कि नक्सलिज्म का अटैक भी बहुत कम हो गया। अब कन्फ्यूजन क्या ओवर द ट्रैकिंग द नक्सलिज्म? अभी गवर्नमेंट को स्ट्रेटेजी नहीं पता है कि हम इन्हें सिक्योरिटी थ्रेट है, नक्सलिज्म ये सोशल इशू पे है, यानी कि मतलब क्या है, ये नक्सलिज्म हम सोशल लड़ाई के लिए इनका इम्प्रूवमेंट करें, या इन्हें सिक्योरिटी थ्रेट है, मतलब देश के लिए खतरा है। हम इन्हें फोर्स, जो अपनी इंटरनल फोर्स है उनसे लड़े, या फिर इन्हें स्कूल कॉलेज दें। गवर्नमेंट में यही नहीं पता। मेरे हिसाब से दोनों मिलने चाहिए। जैसे आपने ये नक्सलाइट फ्री एरिया हो जाए, इसमें स्कूल बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, डेवलपमेंट करो, लोगों को काम दो, तो दोनों चीज़ एक साथ पैरेलली करनी चाहिए साइमल्टेनियसली। स्टेट गवर्नमेंट कंसिडर करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मदद करेगी, सेंट्रल बोलता है कि स्टेट का इशू है, तो इसमें लड़ाई चलती है कभी कभी। उन सब चीज़ों को देखना चाहिए। कुछ स्टेप गवर्नमेंट ने लिए, जैसे ऑपरेशन हंट चलाया गया था 2010 में, बहुत सारे नक्सल अफेक्टेड एरिया को कम कर दिया गया था। फिर इसमें सोल्जर को मतलब जो डिप्लॉय कर दिया गया था, जो सिक्योरिटी फोर्स थी, उनके कैंप बना दिए गए थे उनके एरिया में। थोड़ा ने सिलेंडर कर दिया था, ज़्यादा थे, उन कुछ को शूट कर दिया गया था। रिलीफ रिहेबिलेशन पॉलिसी चलाई थी गवर्नमेंट ने। उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है ना, वो गरीब से गरीब जो डिस्ट्रिक्ट है 2018 में लॉन्च हुआ था, वो भी बहुत सारे इसमें नक्सल एरिया में जो है वो सोशल एरिया, मतलब एरिया जो है, जैसे सोशल एरिया क्या है, स्कूल हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, हॉस्पिटल हो गया, जो भी सोशल एरिया में काम करे, उसके लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया गया। उससे भी फ़ायदा हुआ। और भी मैं मतलब बता सकता हूँ आपको कि वो विद्यालय बनाए गए, आपके नाम याद नहीं आ रहा, वो विद्यालय डेवलप किए गए ट्राइबलों के लिए। तो ये कुछ चीज़ें सजेशन है, आप लिख सकते हो, एक अच्छा आंसर तैयार कर सकते हो। जैसे आंध्र प्रदेश ने ग्रे हाउंड करके स्पेशल फोर्स बनाई थी नक्सली से डील करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। सोशल, मैंने बताया ना आपके, इनको सोशल प्लस सिक्योरिटी थ्रेट साइमल्टेनियसली वर्क करना चाहिए। हमें सोशल पर भी ध्यान रखना चाहिए, और एक कोलोब्रेशन होना चाहिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के आदमी को नहीं पता, वहाँ के लोकल को साथ में काम करना चाहिए, ठीक है। जो कन्फ्यूजन क्रिएट है वो भी हमें ख़त्म करना चाहिए। तो जो आपके चैलेंजेस है उसको ही आप लिख सकते हो अपने सजेशन में, ये काम करने चाहिए। फिर लास्ट में आप अपना वे कंक्लूजन दे सकते हो, इंडिया मेड ए सम सक्सेस इन कंटेनर एक्सलिज्म बट द रूट कॉज हैव नॉट बी एड्रेस येट, यानी हमने कम तो किया है, पर जो जड़ है वो अभी तक जिंदा है, अभी तक खत्म नहीं है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू टू फॉलो द ट्रू प्लान, मतलब एक लंबी स्ट्रेटेजी डेवलप करनी होगी, इंश्योर करना होगा सेफ्टी ऑफ द पीपल इन द नक्सल अफेक्टेड रीजन। जो वहाँ के सिविलियन है उनकी भी सिक्योरिटी आपको रखनी है, और इस सब चीज़ों को भी आपको कम करना है। ये हमने आंसर राइटिंग फॉर्मेट में पढ़ा, कम से कम इसमें तो 500 से 500 वर्ड होंगे, पर मैंने आपको जो बताया 250 वर्ड में लिखना है, तो आपको बहुत सारी चीज़ बताई इसमें नक्सलिज्म के बारे में। तो हमारा इतना ही था आज का जो हमने हिंदू कवर किया। कल फिर मिलेंगे सुबह को 8 बजे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए हाईलाइट हिंदू की, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें उसका लिंक है, वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू।